रिकॉर्डिंग शो होने से बताना। हाँ रोशनी, वैसे है दादा। ओके, ठीक है सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, टुडे इनकम टैक्स क्लास है ना। तो इनकम टैक्स में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे सर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ऐसे तो हो गया सर रेसिडेंशियल स्टेटस पे, बाकी और क्या करना है? बाकी बस हमें करना है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना सर। तो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिया था रेसिडेंशियल स्टेटस पे, जो आई थिंक बहुत लोगों ने कर लिया, किसी किसी ने नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैं बस इतना बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग एक बार सॉल्व करो और मुझे आपका सोल्यूशन शेयर करो, और जिन लोगों ने कर लिया मैं उनको सोल्यूशन शेयर करूँगा। तो जस्ट क्या करना है, आपको चेक करना है और कोई डाउट रहे तो पूछना है। ऐसे डाउट रहने का चांसेस बहुत कम है बिकॉज काफ़ी डिटेल्स में हम लोग प्रोविजंस को पढ़े हैं, बट फिर भी अगर कोई डाउट कहीं पर रह जाता है तो फिर ऑब्वियसली आप पूछोगे। अच्छा, लेकिन आज रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं सर, आज थोड़ा दूसरा टॉपिक में डिस्कस होगा। अगर मैं टॉपिक का नाम बताऊं तो नाम कुछ ऐसा है चैप्टर का सर, एग्रीकल्चरल इनकम। नाम सुने हो सर? एग्रीकल्चर इनकम मतलब ये खेती बाड़ी होता है ना सर, हाँ खेती सर। बाड़ी। खेती बाड़ी मतलब क्या? खेती बाड़ी मतलब जैसे बांग्लाते बोले चाषबास, बंगाली में हम लोग बोलते हैं चाषबास, चाषबास इनकम। ओके और इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। तो इनकम टैक्स में इस एग्रीकल्चर इनकम या खेती बाड़ी या चाषबास को क्या प्रोविजंस दिया गया है, ये बात करना है। और नॉट जस्ट दैट, ये जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर इनकम है सेक्शन 10 का एक बहुत बड़ा एरिया है। इसको इस तरह से कहा जाता है, इनकम which do not form part of total income. Point to be noted sir, हाँ, income which do not form part of total income, ये एरिया के बारे में डिस्कस होगा। बहुत वाइटल माना जाता है, मतलब कुछ ऐसा इनकम हम लोग करते हैं सर डे टू डे लाइफ में जो इनकम का टोटल इनकम पे कैलकुलेशन नहीं होता। अब बात समझे सर, कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो टोटल इनकम में जिसको लिया नहीं जाता, उनमें से एक है एग्री इनकम, बट नॉट ओवरऑल। एग्री का भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर इनकम भी इनकम टैक्स में काउंट होता है, बट कैसे, किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन को क्या कहते हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। कुछ एक ऐसा भी एग्रीकल्चर होता है जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मानो कि एक सिंपल आप लोगों को पता है, जैसे टी, ये सब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है ना सर। टी, कॉफ़ी, रबर, हाँ सर, शुगर केन, अरे जानते हो कि नहीं जानते ये सब चीज़ें? टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ये सब का खेती होता है, ये तो जानते होंगे सब। अरे है दादा। है ना। तो ये सब बेसिकली कॉमर्शियल प्रोडक्शन का पार्ट है, बट क्या पूरा कॉमर्शियल है या आधा कॉमर्शियल है, या फिर कितना परसेंटेज में इसको कॉमर्शियल मतलब बिजनेस और एग्रीकल्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका फर्क देखना है। एक्चुअली क्या है ना, एग्रीकल्चर ऐसे तो है बिजनेस ही, बट सर हमारे देश में कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, हर कंट्री का बात अलग होता है सर। यूएसए में जाओ, वहाँ पर जिसका एग्रीकल्चर है वो काफ़ी रिच होते हैं। हमारी कंट्री में 10%, 10 to 15% लोग एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी करते हैं वो रिच होते हैं। बाकी जो 85% फार्मर्स जो होते हैं सर वो मार्जिनल लेवल में ही हैं। मार्जिनल लेवल मतलब सिंपल बात है, वही मेहनत करते हैं और खाना खाते हैं, सिंपल बात, इसको मार्जिनल बोलते हैं। मतलब या तो थोड़ा गरीब लेवल में चला जाता है या फिर थोड़ा सा गरीब से ऊपर, और ज़्यादा इससे बड़ा मतलब एग्रीकल्चर में फार्मर्स का इससे बड़ा अच्छा हालत नहीं है। जो भी हो, रिसेंटली एक चेंजेस लाने के बारे में चल रहा था, लेकिन उसको लेके भी हल्ला हो गया, अभी भी हल्ला चल रहा है। दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फार्म बिल आ रहा था ना सर, अरे फार्म बिल को रोका गया, जानते हो कि नहीं जानते सर? कंट्रोवर्सी है इसलिए नहीं कि आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, बात कंट्रोवर्सी का नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या सोच रहा था, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो लोग क्या मांग कर रहा है। यू हैव टू नो दिस थिंग्स एंड आपको इसको अंदर से समझना चाहिए। तो जो भी हो वो बाद में आप लोग समझ लीजिएगा, मैं भी बात करूंगा क्लास में। इसमें मेरे को किसी के फॉर में या अगेंस्ट में नहीं बोलना है, मुझे बस आपके सामने ये सब मैटर को इसलिए रखना चाहिए होता है बिकॉज जो भी रिवोल्यूशंस, जो भी अमेंडमेंट चेंजेस गवर्नमेंट लेवल में आते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करना
बनता है सर, हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, तो फिर ये एग्रीकल्चर इनकम के बारे में चर्चा होगा। नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में क्या होता है सर, कौन बोलेगा? नॉर्मली एग्री इनकम टैक्स में क्या होता है? नॉर्मली एग्री इनकम एग्जेम्प्टेड होता है सर, मतलब इसको टोटल इनकम का फॉर्मेशन के अंदर नहीं लिया जाता। बट कुछ एक्सेप्शनल है, जो एक्सेप्शनल पॉइंट आपको सिखाएगा कि यस एग्रीकल्चर इनकम को इनकम टैक्स में कैसे इंक्लूड किया जाता है। लेकिन नॉट जस्ट एग्रीकल्चर इनकम, इस पर्टिकुलर टॉपिक जो चैप्टर चलेगा इसमें हॉट टॉपिक तो एग्रीकल्चर है ही, इसलिए बार बार एग्री करते रह जाते हैं। बट इस एग्रीकल्चर को छोड़ के और भी कुछ तरीका का इनकम होता है, ठीक है, लंबा लिस्ट है, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो जो लंबा लिस्ट है ना, वो आपको अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इनकम भी जो टोटल इनकम के पार्ट के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम भी ऐसा होता है सर, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम इन सिंपल सेक्शन 10 का एरिया, इन सिंपल सेक्शन 10 एंड 10 रिलेटेड एरिया, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो, अरे बोलो सर, समझ में कुछ आया कि नहीं? हाँ सर। ओके। अच्छा, कल का क्लास ये वाला है क्या? ऐसे कल वाला तो कुछ चाहिए नहीं, तो फिर क्या करेंगे कल वाला? ठीक है, छोड़ो, न्यू जैम ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर है? हेलो। हाँ सर। ओके, ठीक है। অর্পিতা বুঝতে পারলি গল্প আমি কি বললাম? ओके, ठीक है। विशाल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो आज का सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन सर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, है ना? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये आपको बेसिकली क्या सिखाएगा, ठीक है? ये आपको ऐसा किस मैटर पे आपके साथ बात करेगा, ऐसे आपको यहाँ पर चैप्टर ओवरव्यू में एक बार दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आज का चर्चा मेनली एग्रीकल्चर पे ही रहेगा, ठीक है? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह में, एग्रीकल्चर पे एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस पे, एग्रीकल्चर की समरी पे भी बात करूंगा सर। जो जो सेक्शन 10 का पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है वो सब पॉइंट में मैं ज़रूर आपके साथ बात करूंगा, बहुत ही वाइटल माना जाता है। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखा के भी कराऊंगा और कुछ मैं आपको होमवर्क भी बाद में दूंगा। तो सारा का सारा करोगे तो फिर एकदम समझ में आ जाएगा कि है क्या क्या करना है। ओके, तो ये जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, मतलब आज के क्या इनकम के बारे में पढ़ेंगे सर? ऐसा इनकम जो टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। प्रीवियस चैप्टर चल रहा था रेसिडेंशियल स्टेटस पे, एक बार रिकॉल कराता हूँ आप लोगों को। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है सर, ये रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा क्या काम में आता है कि किसी भी इंसान का टैक्स इंडिया में, जैसे कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है सबको कल का क्लास? हाँ सर, एक बहुत अच्छा एक लंबा लिस्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग इनकम आपको दिया गया था और उस इनकम के बेसिस में अगर कोई आरओआर है, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अगर कोई आरनॉर है या फिर अगर कोई एनआर है, तो फिर उसके हिसाब से उसका टैक्स लायबिलिटी इंडिया में होगा तो कितना होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा चला था। आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं सर, आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको इंडिया में टैक्स देना है नहीं देना है, इसके बारे में चर्चा करना। बट इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम आपको इस मैटर पे बात करेगा कि अलग अलग इनकम हमेशा आपके सामने नॉक करेगा, भाई ये इनकम हुआ है टैक्स लगाओ, वो इनकम हुआ है टैक्स लगाओ। बट नहीं, आपको कुछ ऐसे भी इनकम के बारे में पता होना चाहिए जिस इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन होता नहीं है या फिर पार्टली होते हैं, या तो होता नहीं है या फिर पार्टली होता है। तो वही आपको बताना है सर। अभी थोड़ा लिस्ट लंबा है बट आपको याद रखना ज़रूरी है। एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये सब चीज़ें बहुत वाइटल होता है सर। जब एज ए टैक्स कंसल्टेंट आप काम करोगे ना खुद के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए, किसी फार्म के लिए, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये सब चीज़ें कि कौन सा इनकम पे टैक्स लगता है और कौन से इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। अच्छा चलो सर, लिस्ट बताओ, जल्दी बताओ सर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर एग्जेम्प्ट इनकम?
अरे दिखाई दिया ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है दादा। ओके, तो अगर आप एग्जाम इनकम देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पर दो चीज़ दिखाई देगा, ध्यान दो थोड़ा सा, आपको दिखाई देगा। एक में आपको फुल्ली एग्जाम्ड इनकम दिख रहा होगा और एक में आपको पर्शियली एग्जाम्प्टेड इनकम दिख रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ है फुल्ली एग्जाम्प्टेड, एक तरफ है पार्टली एग्जाम्प्टेड। अरे एक तरफ है फुल्ली एग्जाम्प्टेड और एक तरफ है पार्टली एग्जाम्प्टेड। देखो ये सर, यस ओके। तो ये फुल्ली एग्जाम्प्टेड इनकम क्या है और पार्शियली एग्जाम्प्टेड, बेसिकली पार्टली नहीं बोलना चाहिए, पर्शियली। हाँ, तो ये पर्शियली एग्जाम्प्टेड क्या है वो भी बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा फुल्ली पे एक बार बात कर लिया जाए। तो फुल्ली का एकदम पहला पार्ट जो है उसके आपको एक नाम दिखाई देगा, हाँ, एग्रीकल्चरल इनकम। दिख रहा है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन इसका एक अलग ही चर्चा होगा। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे ही थोड़ा चर्चा ज़्यादा चलेगा, बाकी टॉपिक जो है उसमें भी चर्चा होगा, बट एग्रीकल्चर थोड़ा वीवीआईपी है यहाँ पर। एग्रीकल्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा वीवीआईपी है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, नॉन रेसिडेंट अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, तो वो अगर इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उसके अकाउंट में अगर कुछ इंटरेस्ट आता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। आगे चर्चा करेंगे इस तरह का कॉन्सेप्ट के बारे में। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, आपको अभी नाम याद रखना है, खाली आपको बस अभी रीड करा रहा हूँ, कोई लॉजिक के साथ पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा अभी। ऐसे तो पॉइंट डिस्कशन आज होगा एग्री इनकम पे, बट बाकी लिस्ट एक बार आपसे मैं रीड कर रहा हूँ। ओके सर, तो एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब रेम्यूनरेशन मतलब किसी को कुछ फीस या रेम्यूनरेशन मिलता है ना सर, ठीक है? तो एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है बट उनको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है कुछ इंडिविजुअल्स को, तो वो इनकम एग्जेम्प्टेड होता है इंडिया में, मतलब टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम मतलब जिसपे नो टैक्स। बात समझ में आ रहा है अर्पिता? एग्जेम्प्ट का मतलब समझ में आ रहा है अर्पिता? बोल, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है नो टैक्स। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या है सर? और भी है, लंबा लिस्ट है। पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि, ये क्या है? किसी को पता है ये क्या है? सुकन्या समृद्धि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बोलो क्या है? हाँ बोलो। स्कीम है, एक स्कीम है सर। इसमें मतलब हमको हर मंथ या हर साल कुछ कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जो कि 18 साल के बाद गवर्नमेंट शायद देता है हमको पूरा फुल अमाउंट के साथ। कुछ 7 या 8% इंटरेस्ट यस मिलता है सर, उसमें। वेरी गुड सर। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा मतलब प्लानिंग है, जिसमें पैसा जमा किया जाता है और फिर वहाँ से आप खर्चा भी करते हो। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट से पेमेंट करते हो, मैं इसका डिटेल्स चर्चा करूँगा बाद में, ठीक है, क्योंकि एक साथ सब चर्चा नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली लड़की लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। एक्चुअली देखो सर, शहर में बैठ के ना समझ में नहीं आता, मतलब सिटी ड्वेलर्स को कैसे पता होगा कि सिटी में क्या हो ना, लड़की लड़का में फ़र्क नहीं है, सबको इक्वल एजुकेशन का मौका मिलता है। बट अभी भी इंडिया में बहुत सारे विलेजेस एरिया है, गांव है, जहाँ पर लड़कियों को वो वाला शिक्षा नहीं मिलता। इवन 13-14 साल की उम्र में शादी करवा दिया जाता है। ठीक है, सीरियसली सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब हम लोग यहाँ पर शहर में बैठ के ना इंस्टा में फेसबुक में मैं देखता हूँ बहुत लोग बहुत सारा पोस्टिंग मतलब पोस्ट करता है, हाँ, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह का स्लोगन के अगेंस्ट में बात करता है बहुत लोग। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट सीरियसली गांव साइड में इंडिया का इंटीरियर एरिया में अभी भी लड़की लोगों को लेके ना, मतलब लड़की लोगों के एजुकेशन को लेके, उनके डेवलपमेंट को लेके ना अभी भी बहुत ज़्यादा रोक टोक है, बहुत ज़्यादा। मतलब स्टिल 2021 में भी बहुत ज़्यादा रोक टोक है। इवन गर्ल चाइल्ड अगर माँ के कोख में आ जाते हैं ना, तो उस हालत में ख़त्म भी कर दिया जाता है। ऐसा भी कुछ स्टेट्स है, कुछ नॉट जस्ट इन स्टेट, इवन हमारे बंगाल में भी है, बिहार में भी है, और हरियाणा राजस्थान में भी तो इसका पता चलता है। तो ये लड़की लोगों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का एक प्लान है कि भाई
इसमें जो भी खर्चा करोगे, जो भी पेमेंट करोगे, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट लाएगा वुमेन एम्पावरमेंट में, लड़की लोगों के डेवलपमेंट में, स्पेशली शिक्षा वगैरह में, सब चीज़ में एक क्वालिटी डेवलपमेंट। तो ये मेनली फोकस है। मैं बाद में चर्चा करूंगा, जैसे शुभश्री थोड़ा सा बात किया, तो मैं चर्चा बाद में होगा सर, इसके डिटेल्स चर्चा होगा। तो ये भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा सर, अगर कुछ भी इनकम यहाँ पर होता है तो ये भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। सर डिजास्टर मतलब आप तो समझते ही होंगे, जैसे आजकल तो डिजास्टर चारों तरफ डिजास्टर ही डिजास्टर दिख रहा है ना। हाँ, चारों तरफ क्या दिख रहा है, डिजास्टर ही डिजास्टर है। हाँ, कोलकाता में ये मैं जहाँ रहता हूँ केष्टपुर में, उसके बगल में एक जगह है जगतपुर बोल के, वहाँ पर भी मैं कभी नहीं सुना कि इतना पानी जमता है। कि जगतपुर एरिया में नॉर्मली बेहाला साइड में पानी जमता है, वो बहुत पुराना है, बट यहाँ पर भी पानी इतना जम रहा है कि अभी वो मतलब प्लाई बोर्ड को नाव बना के रास्ते में चल रहा है, मतलब डिजास्टर ही है ये सब। तो बेसिकली पॉइंट इज़ वेरी सिंपल सा, कि जब किसी जगह में डिजास्टर होता है, जैसे फ्लड होता है, तो क्या बोलते हैं आम्फान जैसे साइक्लोन आता है, उड़ीसा में तो मतलब क्या बताऊं सर, मतलब डिजास्टर का उड़ीसा, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, ये तीनों जो एरिया है ना बे ऑफ बंगाल का, मतलब इनको तो डिजास्टर के नाम पे मतलब इनको पता है डिजास्टर क्या होता है, कभी फ्लड, कभी साइक्लोन, दे नो एवरीथिंग। तो जो भी हो, अगर आपको डिजास्टर के कारण कोई इनकम हो रहा है, कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बोलने का जरूरत नहीं था, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए ना कि डिजास्टर में अगर कोई भी अमाउंट आपको, कोई भी रकम आपको मिले, वो पैसा एग्जेम्प्टेड होता है। गुड इवनिंग प्रिया। प्रिया गुड इवनिंग। प्रिया को आवाज नहीं आ रहा। ओके, एजुकेशन स्कॉलरशिप अवार्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी एक अनदर हो गया। अगर आपको एजुकेशन स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिल रहा है तो वो भी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है ना सर, क्या नाम है वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, लड़का लोगों के लिए है कि लड़की लोगों के लिए, सबके लिए है, क्या नाम है प्रोग्राम का, एक मैं भूल गया। कन्याश्री, हाँ कन्याश्री, हाँ सॉरी सर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से, ये हर स्टेट में मिलता है सर, मतलब मोटा मोटी आप बिहार में जाओ वहाँ का अपना प्लान है, आप साउथ में जाओ साउथ का भी अपना प्लान है, यहाँ बंगाल में भी बंगाल का अपना प्लान है। तो एजुकेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। हम लोगों के टाइम पे भी होता था, बट ऐसा नाम इतना पॉपुलरिटी नहीं था। अच्छा, पेंशन रिसीव्ड बाय रिसिपेंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, ये नॉर्मली आर्मी वालों को मिलता है सर, गैलेंट्री अवार्ड वगैरह, ठीक है। तो उन पे अगर किसी को कुछ पेंशन रिसीव होता है, ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला होगा, तो वो पेंशन वगैरह एग्जेम्प्टेड होता है, होना ही चाहिए। हाँ सर, एक होता है सर हमारे देश का नारा, जानते हो ना आप लोग, देश का एक बहुत फेमस नारा है, ये आपका इन्होंने दिया था, बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का, बट ज़्यादा दिन उनका टेनियर नहीं रहा, उनको मार दिया गया था रशिया में। क्या नाम है सर, मैं किस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री सर, ठीक है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, थैंक यू सर। तो एक्चुअली ये देखो, ये जवान के लिए है, और किसान तो है ही, हर जगह में आपको आज किसान ही किसान दिखाई देगा, एग्रीकल्चर। तो ये जय जवान जय किसान ही है जिसके कारण देश जिंदा है। तो एग्जैक्टली, पेंशन रिसीव्ड बाय रिसिपेंट ऑफ ए गैलेंट्री अवार्ड्स, उनका इनकम भी एग्जेम्प्टेड। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन स्पेसिफाइड R1 लिमिट्स, ये लिमिट आपको बताऊंगा। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन स्पेसिफाइड R1 लिमिट, मतलब R1 मतलब क्या होता है, R1 मतलब शहर, ओके, R1 का मतलब होता है शहर सर, ठीक है। शहर के एक लिमिटेशन है, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, डिपेंड करता है। जैसे कोलकाता से 8 किलोमीटर डिस्टेंस में अगर कोई जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो जमीन को बेसिकली अर्बन लैंड माना जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको लिमिट बताऊंगा कि किस तरह से लिमिट क्रिएट किया जाता है। और 2 किलोमीटर मतलब कोई छोटा शहर है, लाइक मानो खड़गपुर, सिलीगुड़ी, आसनसोल, ठीक है, जो छोटा शहर है कंपेरेटिवली, नॉट लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। ऐसे इंडिया में सिटी का डेफिनेशन नॉर्मली 10 लाख के ऊपर वाला एक सिटी होता है, 10 लाख के नीचे वाला सिटी होते हैं, इस तरह से टियर 1, टियर 2, टियर 3। तो टियर 1 में आ जाता है आपका कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं इनको, ठीक है। 8 है टोटल, इंडिया में भी 8 मेट्रोपॉलिटन सिटी है। फिर टियर 2 में आ जाता है लाइक आपका भुवनेश्वर, नागपुर, इस तरह का शहर आ जाता है। फिर टियर 3 में आ जाएगा आपका ये इस तरह का आसनसोल, खड़गपुर, जमशेदपुर टाइप ऑफ सिटीज। तो ये डिपेंड करता है कि सिटी कैसा है, उसका पॉपुलेशन कैसा है, ठीक है, उसके बेसिस पे
2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि अगर इसके अंदर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस लैंड को अगर आप एक्वायर करते हो तो वो कैपिटल एसेट है, तो उस पर देखना पड़ता है। नॉर्मली एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता, नॉर्मल लेवल में एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता है, बिकॉज वो गांव का जमीन है, एग्रीकल्चर के लिए है, उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा सर, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाता है। इसके बारे में चर्चा आगे रहेगा सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है और हर एक चैप्टर के साथ आपको इस पर्टिकुलर एरिया का कनेक्शन मिलेगा। आप जब अदर सोर्स का पढ़ाई करोगे तब भी आपको इस चैप्टर का कनेक्शन होगा, जब आप कैपिटल गेन चैप्टर का पढ़ाई करोगे तब भी आपको ये चैप्टर कनेक्ट करेगा, बिकॉज ये चैप्टर है ही ऐसा एक चैप्टर जो आपको हर चैप्टर से जोड़ के रखता है। सेक्शन 10 वाला चैप्टर है और इसमें आपको क्या बताता है सर, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ओके, अच्छा अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुआ सर, लिस्ट में पढ़ूंगा आज आप लोगों के साथ। अमाउंट रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ। सर एचयूएफ मतलब क्या, हाफ मतलब क्या होता है सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थैंक यू सर, मतलब जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर हिंदू इन द सेंस नॉट मतलब यहाँ पर सिर्फ इस मुस्लिम को, यहाँ पर मुस्लिम क्रिश्चियंस को अलग किया जाता है, बाकी जैन सिख सभी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली ये जिनका जॉइंट फैमिली बिजनेस है, सिंपल बात है, जॉइंट फैमिली बिजनेस, बट मुस्लिम क्रिश्चियन का कुछ अपना रूल्स होता है इसलिए उनको अलग कर दिया जाता पर्सनल लॉ के कारण। बट बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट फैमिली में जैसे क्या होता है ना, कर्ता होता है। क्या होता है सर, कर्ता। कर्ता समझते हो, कर्ता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। ओके, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ, तो कर्ता छोड़ के एक फैमिली में, जैसे मानो कर्ता जो है वो हेड हो गया, एचओडी हेड ऑफ द फैमिली, एचयूएफ ओके हेड ऑफ द फैमिली। कर्ता छोड़ के फैमिली में और भी तो कुछ भाई मतलब भाई बहन होंगे, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं जानते हो, उनको बोलते हैं को पर्सनर। ओके, को पर्सनर्स बोलते हैं सर। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता जो होते हैं ना, इन्हीं का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो को पर्सनर्स होते हैं, मतलब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट है, ओनर भी है बेसिकली बिजनेस का भी, लेकिन उनके हाथ पे जो पैसा आता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, बिकॉज पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो इनकम का टैक्स होता है वो कर्ता के थ्रू से पेमेंट किया जाता है। तो को पर्सनर जो होते हैं, मतलब मानो कि 5 भाई है, 5 ब्रदर्स आर देयर। ओके, 5 ब्रदर्स, उनमें से जो बड़ा भाई है, ठीक है, मान के चलता हूँ जो सबसे बड़ा है वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो उनका टैक्स में ही एचयूएफ का टैक्स हो गया, और बाकी लोगों को क्या बोलेंगे, बाकी 4 भाई को पर्सनर कहेंगे। ओके, तो उनके हाथ पे टैक्स नहीं आएगा सर, याद रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है सर, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है कि को पर्सनर के हाथ पे इनकम टैक्स क्या होता है, तो सिंपल जवाब होता है सर, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ इज एग्जेम्प्टेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो, हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो सर। सिमिलरली पार्टनरशिप फार्म में जो पार्टनर को जो शेयर में मिलता है, पार्टनरशिप फार्म पूरा एज ए फार्म एक टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर फार्म टैक्स पे कर दिया तो पार्टनर्स के हाथ पे इनकम क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होगा, मैं आप लोगों को कराऊंगा, ये एचयूएफ वाला और पार्टनरशिप वाला बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये सब सेक्शन वाइज भी आता है, मैं आगे बात करूंगा डिटेल्स में। अच्छा, अलाउंस पेएबल आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अलाउंस पेएबल आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई किसी भी इंडियन सिटीजन को इंडिया से बाहर अलाउंस पे किया जाता है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड के लिस्ट में आ जाता है सर, याद रखिएगा। ओके, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर आपके बिहाफ में आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स भरता है, बात समझिए सर, अगर आपके बिहाफ में आपका एम्प्लॉयर टैक्स भरता है तो वो आपके लिए क्या है, इनकम टैक्स, आपके लिए एक बेनिफिट है, तो वो इनकम भी एग्जेम्प्टेड की लिस्ट में लाया जाता है। पेमेंट्स फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एन्युएशन फंड, ओके, प्रोविडेंट फंड सुपर एन्युएशन फंड एक ही चीजें होते हैं, वहां से कुछ पेमेंट होता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड माना जाता है, इसका डिटेल्स चर्चा सैलरी में होगा। अच्छा, ये अदर सोर्स का एक एरिया है, सर्टेन पेमेंट्स टू एमपीज एंड एमएलएस, एमपी एमएलए का इनकम जो होता है सर वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड माना जाता है। एमपी एमएलए को मिलता है ना सर सैलरी वगैरह, तो सर्टेन पेमेंट्स टू एमपी एमएलए इज आल्सो एग्जेम्प्टेड। फैमिली पेंशन रिसिप्ट बाय विडो, मतलब विडो उनका हस्बैंड पहले जॉब करते थे या फिर उसके बाद उनके विडो को मिलता है, इसका कुछ लिमिटेशन है,
बट नॉर्मली फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो, चिल्ड्रेन, नॉमिनेटेड हेयर्स, मतलब हेयर्स मतलब जो उनका लीगल हेयर्स है, मतलब उनके बाद जिनको मिलना चाहिए, जिसका कोई नहीं है तो किसी ना किसी को तो नॉमिनी करके जाएगा। तो नॉमिनेटेड हेयर्स ऑफ आर्म फोर्सेस मेंबर्स, सबका नहीं, आर्म फोर्सेस मतलब बेसिकली जवान की बात हो रहा है सर, ठीक है, मिलिट्री फौजी वाले लोगों के बारे में बात हो रहा है जो आर्म्स लेके बेसिकली बॉर्डर में काम करते हैं, ठीक है, इट्स लाइक सीआरपीएफ, आर्मी, मिलिट्री टाइप्स ऑफ, ओके। तो फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो, चिल्ड्रेन, मतलब बेसिकली जो देश के लिए जान देते हैं सर, सिंपल बात है, जो देश के लिए जान देते हैं। फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो, चिल्ड्रेन, नॉमिनेटेड हेयर्स ऑफ आर्म फोर्सेस मेंबर्स, इनका जो पेंशन है ये पेंशन भी इनकम में फुल्ली एग्जेम्प्ट लिस्ट में आता है, होना ही चाहिए। इनकम रिसीव्ड ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, ये थोड़ा शेयर रिलेटेड बात आ गया, ऐसे शेयर्स का बात था मतलब इनकम टैक्स में आ ही जाता है, क्या करें सर, शेयर मार्केट तो बिना शेयर मार्केट का हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, हर बात में आ जाता है, और शेयर आने से ही मैं थोड़ा ज्यादा चिल्लाता हूँ आप लोगों को शेयर शेयर करके। इनकम रिसीव्ड ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स, ये क्या होता है, कौन बताएगा मुझे बाईबैक ऑफ शेयर्स? बहुत लोग हैं यहाँ पर जो शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड है, कोई बता सकता है क्या बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या है? बोलो सर। प्रमोटर लोग हाँ बोलो। मतलब कुछ ऑफर, प्रमोटर लोग कुछ शायद ऑफर करते हैं, प्रोमोटर कुछ लोग ज्यादा ऑफर करते एक्स्ट्रा। हैं हाँ, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रीमियम में क्या ऑफर करता है? बाय करने के लिए शायद, मे बी भूल आप गई तो हूँ। आप तो कंपनी का शेयर बाय कर ही रहे हो, बट इसको बोल रहे हैं बाय बैक। हाँ, স্যার প্রমোটার নিজেই নিজে শেয়ার কেনে যখন, प्रोमोटर खुद ही खुद का शेयर खरीद लेगा? স্যার এক্সট্রা কিছু টাকার, যাতে বাইরে থেকে হোল্ডিং না হয় কোম্পানির, কি বলি, কোম্পানির হোল্ডিং যাতে অন্য কারো না হয় তাই জন্য প্রমোটাররা বাইব্যাক করে তাদের আধিপত্যটা রাখার জন্য। अच्छा, मतलब खुद का कंट्रोल रखने के लिए, यस ये वन ऑफ द रीजंस है। ये देखो सर, रिसेंट ट्रेंड में एक ऐसे बहुत सारे कंपनी ने किया है, बट ये मुझे याद आया इन्फोसिस का बाईबैक, बड़ा फेमस बाईबैक होता है इसका, ये बहुत ज़्यादा बाईबैक कर लेता है। बाईबैक मतलब जैसे सपोज मानो कि आपने इन्फोसिस का शेयर परचेज किया था, ठीक है, आपने इन्फोसिस का शेयर परचेज किया था, से फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, इन्फोसिस अभी कितना चल रहा है, 1600-1700 मोस्ट प्रॉब्ली, इन्फोसिस हाँ 1725, यस 1725 इसका करंट शेयर प्राइस है। से फॉर एग्जांपल आपने शेयर परचेज किया था मानो कि 1300, अच्छा चलो 1700 में ही आपने परचेज किया, 1700 तो अभी चल रहा है, आपने से फॉर एग्जांपल आपने 1400 समथिंग में परचेज किया था। तो इन्फोसिस क्या किया आपको, तो इन्फोसिस बोला कि भाई जिस लोगों ने भी, सपोज आपने या मैंने 1400 में परचेज किया था, तो अगर आपने 1400 में शेयर परचेज किया था तो इन्फोसिस आपको क्या बोलेगा, तो आपने बाई किया था, इन्फोसिस का शेयर आपके पास था, तो इन्फोसिस अभी कुछ लोगों को ये ऑफर करता है कि अगर आप आज इन्फोसिस का शेयर वापस कर देते हो, मतलब आपने बाई किया था अब बैक कर दो, आपने बाई किया था अब क्या करना है सर, बैक कर दो, बाई बैक, ओके, मतलब आपने बाई करके फिर बैक कर दिया, किसको, कंपनी को। दैट मीन्स कंपनी, जो नंदिनी बोल रही थी कि कंपनी खुद का शेयर ही खरीद लेता है, यस कंपनी खुद का शेयर ही रीपरचेज कर लेता है, एग्जैक्टली मतलब फिर से परचेज कर लेगा अपना ही शेयर, किससे, अपने ही शेयर होल्डर से, कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से फिर से परचेज कर लेगा। ये गजब स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स में भी इसका बहुत डिटेल्स में समझाया जाता है कि बाईबैक ऑफ शेयर्स का पूरा कैलकुलेशन होता है अकाउंटेंसी में भी, लेकिन करेंटली मैं आपको बस सिंपल समझाना चाहता हूँ कि 1400 का शेयर जब वो बाईबैक करेगा ना, तो आप ऑब्वियसली 1400 में बाईबैक तो करोगे नहीं, है ना, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मेरे को थोड़ा ज्यादा पेमेंट करोगे तो मैं कर दूंगा, तो वो बोलते हैं ठीक है मैं 1700 में तुमको देता हूँ, लेकिन करेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो करेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है, वो अलग बात कि करेंट मार्केट प्राइस 1700 है, तो फिर आप क्यों दोगे, क्योंकि आपको तो करेंटली वो मिल ही जाएगा। तो इन दैट केस अगर करेंट मार्केट प्राइस 1700 है तो कंपनी आपको बोलेगा कि 2000 में बाईबैक कर लो, समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ भी हो जो उसको बेनिफिट दे, ज्यादा बाईबैक करेगा, तो क्या करेगा, जो लोग पहले कंपनी का शेयर इशू किया मतलब बाई किया था वो कंपनी को वापस कर देगा। अब आपके मन में सवाल चल सकता है सर बाईबैक क्यों होता है, ऐसे तो ये कंपनी लॉ का भी पार्ट है, मैं कंपनी लॉ में भी बताऊंगा इसके बारे में, बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में, बट सिंपल इतना याद रखो कि बाईबैक करने के पीछे, जैसे कि शुभो ने बताया था कि कंट्रोलिंग वापस करना चाहते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, जैसे अगर मैं इन्फोसिस का जो न्यूज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इन्फोसिस कंप्लीट्स बाईबैक ऑफ
5.58 करोड़। ये रिसेंट न्यूज़ है, बहुत पुराना नहीं है, सितंबर 2014 2021, मतलब इसी मंथ का है, ठीक है। 9,200 करोड़ बायबैक ऑफ 5.58 करोड़ शेयर्स, जिसका टोटल वैल्यू हो गया 9,200 करोड़ का शेयर्स कंप्लीट किया बायबैक में। आईटी सर्विस मेजर, क्या न्यूज़ देखो, न्यूज़ पढ़ के आपको थोड़ा समझ आ सकता है, इकोनॉमिक न्यूज़ है। एक सेकेंड, सबको न्यूज़ दिख रहा है रे जो मैं शो कर रहा हूँ? देखो क्या बोलता है, IT service major Infosys Monday shared it has bought back 5.58 crore equity shares as part of its about 9,200 crore buyback offer. The shares were bought back at a volume of 1648.53 per equity shares. समझ रहे हो सर, 1648 पर शेयर में दिया है। वो अलग बात की करेंटली 1700 चल रहा है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। मतलब जिन लोगों ने भी बाईबैक के लिए डाला था वो ऑब्वियसली शायद 1000 में, किसी ने 1300 में खरीदा था, तो उसको 300-400 का ऑलमोस्ट पर शेयर में प्रॉफिट हुआ होगा, तभी वो दिया है। द कंपनी टोटल बायबैक किया 5.58 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 1.31% ऑफ द प्री बायबैक पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स and the total amount utilized was 9,200 crore approx excluding transaction cost. The highest price 1750 में हाईएस्ट प्राइस गया है और सबसे कम दाम 1538 में इक्विटी शेयर को डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेल किया, मतलब बाईबैक किया है कंपनी ने। मतलब ये अप टू 1750, तो सबसे हाईएस्ट किसी को मिला होगा वो बीड होता है, वो एक अलग ही चर्चा का विषय है। तो बेसिकली कंपनी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये देखो क्या बोलता है, प्रपोज टू परचेज बैक शेयर्स एट मैक्सिमम ऑफ 1750। ये बात जून 25 में कंपनी ने कहा था। ऐसा करने के पीछे कंपनी का 2-4 रीजंस होते हैं, जिसमें से एक है कि अगर कंपनी देखता है कि मेरा इतना पैसा का जरूरत नहीं है मार्केट में, आउटस्टैंडिंग शेयर इतना जरूरत नहीं है, तो अपना शेयर्स का कंट्रोलिंग लेने के लिए वो क्या करता है, उसको वापस कर लेता है और लोगों को, जिन लोगों ने खरीदा था उनको ज्यादा पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली मान जाएगा। आपने 1400 में शेयर खरीदा था, विद इन 2-3 मंथ्स 5 मंथ्स के अंदर आपको बोल रहे 300 पर शेयर। इवन एक साल बाद भी अगर कोई बोले ना कि 1400 का चीज 1700 में दे देंगे, वापस कर लेंगे, तो फिर तुम क्यों छोड़ोगे? क्या नहीं छोड़ोगे? 300 पर शेयर कौन छोड़ता है एक साल में भी? बहुत परसेंटेज प्रॉफिट है, तो बहुत लोग एग्री कर जाता है, ठीक है। मेरे को भी मिला था, मैंने एग्री नहीं किया क्योंकि मेरे को तो लाइफ लॉन्ग के लिए रखना है इस तरह का कॉन्सेप्ट तो मैंने नहीं दिया। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि कंपनी बाईबैक करता है अपना कंट्रोलिंग लेने के लिए, अपना अकाउंट्स को प्रॉपर रखने के लिए, अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करना। ईपीएस बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स में, फाइनेंस में। अर्निंग पर शेयर ये इंप्रूव होने से ना शेयर होल्डर को लगता है कि मतलब न्यू शेयर होल्डर जो कंपनी में न्यूली इन्वेस्ट करेगा, उनको ऐसा फील आता है, पहले पर शेयर अगर 5 रुपीज इनकम दिखाता था, अभी पर शेयर 7 रुपीज हो जाएगा, बिकॉज मार्केट में उनका जो शेयर्स है वो कम हो जाएगा, बिकॉज वो विड्रॉल कर लेते हैं ना, बाईबैक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग घूमता है, वो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं टोटल कैपिटल के हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या होता है, पर शेयर इंप्रूवमेंट में दूसरे लोगों को क्या लगता है कि अच्छा कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ऐसा 2-4 रीजंस होते हैं, ठीक है। तो डिटेल चर्चा कभी कंपनी लॉ में भी करेंगे या फिर शेयर मार्केट के क्लास में करेंगे। करेंटली इतना डिटेल्स टैक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि तो फिर टैक्स में बल्ले बल्ले हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, ये भी कंपनी की तरफ से जो भी इनकम है, ठीक है, ये जो भी है ये भी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड माना जाता है। इनकम रिसीव्ड इन ट्रांजैक्शंस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, इसके बारे में किसको पता है सर? रिवर्स मॉर्गेज किसी ने कभी सुना है ये रिवर्स मॉर्गेज के बारे में? रिवर्स मॉर्गेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा एक रिवर्स मॉर्गेज में, बट मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों में से कभी, हाँ मॉर्गेज तो बहुत लोगों ने सुना, रिवर्स मॉर्गेज कभी सुना क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। है दादा सुनेছি। क्या होता है बोलो फिर, जितना जानते हो। जिसको मॉर्गेज रखते हैं उसको रिवर्स कर लेता है कंपनी। जैसे कंपनी में शेयर मॉर्गेज करता है ना कभी कभार, उसको क्या बोलते हैं, प्लेज। हाँ प्लेज, वैसा ही है मॉर्गेज, जिसको मतलब प्लेज करता है उसके बाद उसको फिर रिटर्न वापस कर लेता है पैसा देके। नॉर्मल मॉर्गेज, हाँ अब मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा बात, ठीक है। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। देखो नॉर्मल मॉर्गेज में क्या होता है, सपोज आपके पास एक लैंड है, ठीक है, सपोज आपके पास एक लैंड है, आप क्या करते हो, उस लैंड को बैंक में जमा करके लोन लेते हो ना, हाँ, लैंड को मॉर्गेज करके आप लोन वगैरह उठाते हो कि नहीं उठाते? हाँ क्या रे? हाँ, ये नॉर्मल मॉर्गेज हो गया ना। और जैसे ये तुम्हारा लोन, तुम लोन रीपे कर दोगे तो तुम्हारा जो जमीन है वो बैंक क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, है ना, आपको फिर से वापस कर देगा। रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग रूल है। जो ओनर होता है ना प्रॉपर्टी का, सपोज मानो तुम्हारे पास एक घर है, नॉर्मली ना ओल्ड एज पीपल्स जो होते हैं ना उनके लिए ये ज़्यादा
पॉपुलर है। ऐसा इसका डिटेल्स में फिर से करूंगा, बट एक बार आपको समझा रहा हूँ। जो ओनर्स होते हैं ना, थोड़ा सा ओल्ड एज ओनर्स होते हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स, एक हाउस प्रॉपर्टी है आपका, आपने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। बट कैसा मॉर्गेज हुआ ये, इस प्रॉपर्टी के बदले बैंक वाले क्या करेगा, आपको हर मंथ कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा। बैंक वाले आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा, बात समझिए सर। बैंक वाले आपको पेमेंट करेगा, मतलब आपको इनकम होता जाएगा एक मंथली पेमेंट के हिसाब से, मतलब आपको लोन ही दे रहा है, बट आपका प्रॉपर्टी से आपको नहीं हटा सकता, आप उस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। अब बात समझो, वो प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। अगर आपका कोई भी पैसा, जैसे मानो आपको पेमेंट किया, लेकिन वो एक लोन है, ठीक है, वो एक लोन है, लेकिन अगर आपने वो लोन बाद में रीपे कर दिया, ठीक है, आप वो लोन रीपे कर सकते हो, या फिर आपका प्रॉपर्टी जो टोटल वैल्यू होता है, सपोज आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है 50 लाख, और आपको बैंक ने बोला कि जितना दिन आप जियोगे, ठीक है, आपका उम्र अभी मानो कि 65 ईयर्स है, अभी आपको लगता है कि 15 साल मेरे को जीने के लिए पैसा चाहिए, बट आई डोंट करेंटली हैव, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरा प्रॉपर्टी है, आप मॉर्गेज के रख लो। लेकिन कैसा मॉर्गेज होगा, मेरा प्रॉपर्टी मैं ही यूज करूंगा, बैंक नहीं यूज कर सकता, और बदले में बैंक हमें क्या करेगा, कुछ मंथली इनकम मेरे को देगा। बाद में हो सकता है कि मैं ये पूरा का पूरा पेमेंट जो बैंक ने मुझे किया वो मैं रीपे कर दूं, ठीक है, 15 साल बाद, लेकिन अभी नहीं करूंगा। अगर मैं रीपे नहीं कर पाया तो बैंक मेरा ये घर तभी बेच पाएगा जब मैं मरूंगा, उससे पहले नहीं कर सकता। मेरे डेथ के बाद बैंक की प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले सकता है, बट नॉट बिफोर दैट। और जितना दिन मेरा ये लोन चलेगा, ऐसा नहीं कि बैंक का प्रॉपर्टी हो गया मैं ही रहूंगा उस घर में। लेकिन हाँ, बेसिकली बैंक को प्लेज किया हुआ है, जो शुभ बता रहा था। प्लेज क्या होता है, जैसे मानो कि आप अपना ऑर्गन डोनेट करते हो, ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन भी ऐसा ही मॉडल, मतलब प्लेज टाइप का होता है। आप आपका ऑर्गन, सपोज मानो कि आपने बोल दिया प्लेज में, जैसे ऑर्गन प्लेज डे आता है हर साल, मोस्ट प्रॉब्ली कब होता है रे, मैं भूल गया, ऑर्गन डोनेशन डे एक होता है ना एवरी ईयर। आप आपका आई डोनेट करना चाहते हो, आप आपका किडनी डोनेट करना चाहते हो, सपोज मानो कि एपोलो हॉस्पिटल में जाके आपने बोल दिया कि मैं अपना किडनी डोनेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो एपोलो हॉस्पिटल आ गया आपके घर में और आपका किडनी छीन के चला गया। नहीं, ऐसा तो नहीं ना, जितना दिन आप जियोगे। पेपरे लिखता हूँ, हाँ बोलो। पेपरे लिखे तबे हाँ, मतलब जितना दिन आप जिंदा रहोगे तब तक किडनी आपका, ठीक है, जितना दिन आप जिंदा रहोगे तब तक आई भी आपका, ठीक है, आपका जिंदा रहते वक्त वो नहीं लेगा, आपका अगर कभी कुछ हो जाए तो आपका किडनी वो लेके चला जाएगा, आपका आई वो लेके चला जाएगा, जो भी रिप्लेस हो सकता है या फिर जिसको बाद में रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ये सब चीज वो नहीं ले सकता, बट आपके जाने के बाद वो कर सकता है। तो रिवर्स प्लेज भी ना एक ऐसा, रिवर्स मॉर्गेज भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आपका प्रॉपर्टी आप ही यूज करोगे, बट बैंक आपको बदले में पेमेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि आप वो प्रॉपर्टी बाद में आपको मिल सकता है, नॉट नाउ, आज नहीं तो कल तो कोई मरेगा ना, इसलिए थोड़ा ओल्ड एज लोगों में ये ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं, 65 के बाद, ठीक है, कि जैसे 80 तक जिएगा, चलो 15 साल यूज कर लो, पेमेंट भी रख लो, बाद में मैं प्रॉपर्टी सेल करके कमा लूंगा, ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है बहुत लोगों, जिनका कोई नहीं होता, देखने के लिए कोई नहीं है, तो वो जीने के लिए, अपना डे टू डे अर्निंग के लिए ऐसा सिस्टम रखता है। तो चर्चा करेंगे सर इसका, इस तरह के क्वेश्चंस भी आएगा, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना सर, रिवर्स मॉर्गेज, यस सर। वेरी इंटरेस्टिंग सर, बात करेंगे इसके बारे में, बाद में फिर से बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा आपको पूरा लिस्ट सुना रहा हूँ ना एक एक करके। अच्छा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम समझ में आया, लंबा लिस्ट है। अभी सर पार्शियली एग्जेम्प्टेड के बारे में सुन लो, पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं करेगा, पार्शियली, इसका मैक्सिमम चर्चा सैलरी या अलग अलग चैप्टर में होगा, बट ये पूरा नहीं हो। जैसे ग्रेचुइटी, अगर आपको ग्रेचुइटी मिलता है ना, जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं उनको ग्रेचुइटी मिलता है, इसका चर्चा डिटेल सैलरी चैप्टर में होगा। इसके बाद हम लोग सैलरी चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, तो सैलरी चैप्टर में मैं ग्रेचुइटी के बारे में पूरा डिटेल्स प्रोविजंस बताऊंगा आपको कि कितना परसेंटेज का क्या हिसाब किताब होता है, 1/3 हाफ, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, डिस्कस होगा सर। तो पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं होता, ग्रेचुइटी मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं, बट पार्शियल एग्जेम्प्टेड मिलता है, बट सबको नहीं, किसी किसी को। क्या कॉन्सेप्ट है बाद में डील करेंगे। एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव ऑन एनकैशमेंट, लीव ऑन रिटायरमेंट क्या होता है सर, एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव ऑन रिटायरमेंट, मतलब अरे जो लोग जॉब करते हैं ना उनको लीव मिलता है। हाँ बोलो सर, बोलो। हाँ बोल बोल। हाँ वेरी गुड सर,
यस চায় সেটা যে यस যাবে তার টাকা ফেরত দিতে হবে। यस सर यस। अगर आपने लीव ना लेके काम किए होंगे तो बदले में आपको पेमेंट करता है, ठीक है। अगर आप छुट्टी कम लेते हो, छुट्टी पूरा यूटिलाइज नहीं करते हो, तो वो पेमेंट आपको मिलता है। तो वो पेमेंट का जो इनकम है वो पेमेंट भी पूरा का पूरा छूट नहीं होता। आप समझ रहे हो ना। सपोज मानो आपको ईयरली 40 छुट्टी मिलता है, लेकिन आप क्या करते हो 40 छुट्टी मतलब 40 लीव आप ले सकते हो। छुट्टी मतलब वो सरकारी छुट्टी वाला दिन को छोड़ के, ठीक है। गवर्नमेंट जो हॉलीडेज होते हैं उसको छोड़ के आपको 40 दिन लीव लेने का मानो कि बता दिया। आपने 40 दिन की जगह 10 दिन लीव लिया, बाकी 30 डेज का लीव आपने नहीं लिया। तो लीव नहीं लिए तो फिर काम किए, है ना। तो उसका पेमेंट आपको बाद में मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे। तो उसको बोलते हैं एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न्ड लीव ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। तो जब उसको पेमेंट आपको मिलेगा ना, इसका चर्चा भी सैलरी चैप्टर में होगा। ये अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मैं जॉब करता हूं, मैं अपना छुट्टी ना लेके उस पैसे को जब मुझे रिसीव करता हूं, ठीक है, तो वो अर्निंग का क्या टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। तो टोटल में टैक्स नहीं होता सर, थोड़ा सा टैक्सेबल होता है और थोड़ा टैक्सेबल नहीं होता है। डिस्कस होगा सैलरी चैप्टर में सब, बट अभी आपको बस एक बार नाम तो याद दिलाना चाहिए ना। ये सब सेक्शन 10 का पार्ट है, बड़ा मजेदार सर। ओके सर, इसलिए मैं बोला कि ये चैप्टर हर चैप्टर को कनेक्ट करता है। ये चैप्टर हर चैप्टर को, स्पेशली सैलरी को तो बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। सैलरी चैप्टर को बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। नेक्स्ट और क्या है सर, वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट। हाँ, वीआरएस में जो लोग रिटायरमेंट लेते हैं उनका इनकम। पेमेंट फ्रॉम एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट बोल के एक होता है, ठीक है, टू एसएससी एंड क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट और हिज ऑप्टिंग आउट ऑफ पेंशन स्कीम, ठीक है। अगर आपका कुछ पेंशन स्कीम से आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो कुछ पेंशन स्कीम से पेमेंट कर रहे हो, तो इस तरह का कुछ इनकम पेमेंट है जो जहां पर आपको इनकम मिलता है, वो भी पार्टली आपका टैक्स होता है। ये भी डिस्कस होगा पेंशन के बारे में जब सैलरी में चर्चा करेंगे। पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉय इन पार्शियल विदड्रॉल, वो भी आधा टैक्सेबल होता है, मतलब पार्शियल टैक्सेबल होता है। चर्चा होगा सब सैलरी चैप्टर में। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इनकम अराइजिंग टू सर्टेन पर्सन, इंटरेस्ट ऑन इनकम अराइजिंग टू सर्टेन पर्सन, ये भी एक डिस्कशन होगा जहां पर इंटरेस्ट इनकम आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं होता, पार्शियली एग्जेम्प्टेड होता है। अच्छा, और कुछ है, ये सब जो मैक्सिमम सैलरी चैप्टर से कनेक्टेड है। लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन, ट्रैवल में कंसेशन मिलता है। ये भी कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी एक बहुत ही गजब का है। चोट वगैरह लग के जो कंपेंसेशन मिलता है ना, वो भी, ठीक है। अरे काम करते करते, कंपनी में काम करते करते, फैक्ट्री में काम करते करते चोट लग जाता है, फिर रिट्रेंचमेंट होता है, उसके लिए कंपेंसेशन रिसीव होता है। कोई कुछ क्या हुआ? ओके सर, मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से? है दादा। ओके अच्छा, रिसिप्ट फ्रॉम एलआईसी, क्या हो गया? अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है? रिसीव फ्रॉम एलआईसी, एलआईसी से कुछ रिसीव हो रहा है, ये इसका तो 80C में भी पॉइंट होता है, और साथ में ये भी सर पार्शियली एग्जेम्प्टेड मिलता है, ये भी, इसका भी एक अलग हिसाब है। एक सेकंड सर, कुछ लूज कनेक्शन हो रहा है, रुको, क्या प्रॉब्लम हो जाता है? हाउस रेंट अलाउंस सैलरी का है, स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट, एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लब्ड इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ठीक है, किसी का कोई माइनर बच्चा है जो 18 साल के नीचे वाला इनकम है, उनका कुछ इनकम है वो क्लब्ड होता है नॉर्मली पापा के या मम्मी के इनकम के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो इनकम भी एग्जेम्प्टेड में जा सकता है, उसका भी एक हिसाब है। एग्जेम्पशन ऑफ स्पेसिफाइड इनकम ऑफ सिक्किम यूज इंडिविजुअल, ये गजब पॉइंट है सर, ये सिक्किम का एक स्पेशल लॉ है, मैं आपको बताऊंगा, ये गजब पॉइंट है, ठीक है। सेक्शन 1026 का एक हिसाब है, 26AA का, ये गजब हिसाब है, एग्जेम्पशन ऑफ स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ए सिक्किमीज इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये पॉइंट एक गजब पॉइंट होगा। तो इस तरह का कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे सर। ओके, तो चलो सर एक काम करें, कॉपी पेन रेडी करो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के बारे में डिस्कस करना चालू करें। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम को बोला गया है सर। ओके, कॉपी पेन रेडी है क्या? ऐसे अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो क्या क्या सेक्शंस आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा जानते हो? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A,
ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 वो एनआरई अकाउंट जो भी मैं अभी आपको बात कर रहा था ना, वो सारा का सारा सेक्शन वाइज भी यहाँ पर बोला हुआ है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6, सब डिटेल्स में चर्चा करेंगे, डोंट वरी, सब डिटेल्स चर्चा करेंगे सर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A, 10 सबसेक्शन 16, ये देखो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आ गया ना, जो भी मैं बात कर रहा था वो सब सेक्शन वाइज भी चर्चा होगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 में वही सर, डेली अलाउंस रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए वाले का बात कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ कमिटी मतलब एमएलए का बात कर रहा है। 10 सबसेक्शन 17, 10 सबसेक्शन 17A, उसमें आपका आर्टिस्टिक वर्क के लिए मिलता है, ठीक है, वो भी एग्जेम्प्टेड में जा सकता है। 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया सर, सेक्शन 10AA, सेक्शन 10AA, ठीक है, ये भी टोटल इनकम पे काउंट होने का एक सिस्टम है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करते हैं। अनदर पॉइंट है, बहुत मजा आएगा ये वाला पॉइंट, एक्सपोर्टर जो नॉर्मली जो एक्सपोर्टर होता है ना सर, उसको मिलता है, इसका भी चर्चा होगा, इसके ऊपर कैलकुलेशंस भी करेंगे, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन AA, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर कि चर्चा लंबा होगा, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे एग्री इनकम पे। चलो सर, तब से एग्री एग्री चिल्ला रहे हो, चलो आपका मन सूख जाएगा एग्री बोलते बोलते। ओके ओके, चलो सर जी, चलो लिखो सर जी, हेडिंग करो, कर रहे हो क्या? है दादा। ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें चर्चा होगा एग्रीकल्चर इनकम। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम अपने आप में एक मतलब टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में जानना चाहिए, बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा टॉपिक है सर। अच्छा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। ओके, एज पर सेक्शन, लिखिए सर, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से सवाल हो ही जाता है एग्जाम ओरिएंटेड। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट, क्या एग्जेम्प्ट है सर? एग्रीकल्चर ही एग्जेम्प्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर एग्जेम्प्ट बोल दिया तो पूरा, इसका भी कुछ खेल है, वेट करो, खेल समझ में आएगा। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट इफ, कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, याद है? कहाँ पर एक जमीन था, कल रेजिडेंशियल स्टेटस पे एक सवाल था, हाँ किसको याद है? नेपाल में, नेपाल में, हाँ, वो टैक्स हुआ था ना सर? দাদা একটা রাজস্থানেও ছিল। और एक राजस्थान में भी था, यस। Agree is as per section 10 subsection 1, agriculture is exempt if agricultural agriculture, if agriculture is situated in India, if agriculture is situated in India, समझे सर? अगर आप भारत में खेती करते हो तो भारत के खेती से, भारत है चाषबास थे, ओके, भारत के एग्रीकल्चर से अगर आपको इनकम होता है तो वो नॉर्मली एग्जेम्प्टेड होता है, यही जनरल रूल है, ठीक है, दिस इज जनरल रूल। एज पर कॉमन रूल, देखिए सर, एज पर कॉमन रूल, इफ एन इनकम is exempt, such income is not formed, if an income is exempt, such income is not formed part of total income। कोई इनकम अगर एग्जेम्प्टेड होता है ना, तो वो इनकम हमेशा टोटल इनकम से क्या होता है? नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जीटीआई, ठीक है,
ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट वो नहीं बन सकता। अगर एग्जेम्प्टेड का मतलब यही है, कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है मतलब वो इनकम जीटीआई के अंदर नहीं आएगा। जब भी हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन सीखे थे ना, है ना, बेसिक जब कर रहे थे वो, जहाँ पर हम लोगों ने इंडिविजुअल्स क्या है सीख रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारा टैक्स कैलकुलेशंस किया, जहाँ पर हम लोग सारचार्ज वगैरह भी कर रहे थे। तो वो जीटीआई करना हम लोगों ने सीख लिया था कि भाई जीटीआई कैसे आता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम अलग अलग इनकम को जोड़ के ही जीटीआई आता है। तो अगर कोई इनकम को बोल दिया कि भाई एग्जेम्प्टेड है, तो अगर एग्जेम्प्टेड है तो जीटीआई का पार्ट नहीं आएगा, ये कॉमन रूल है। ओके, इन सम केसेस कुछ केसेस ऐसा भी होते हैं, इन सम केसेस और सम सिचुएशन, इन सम केसेस और सम सिचुएशन एग्रीकल्चर income is taken into consideration। मतलब समझे सर, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिस सिचुएशन में एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर किया जाता है, आपको वो सिचुएशन समझना पड़ेगा। ओके, इन सम सिचुएशन इन सम केसेस एग्रीकल्चर इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिएगा, for the computation of tax liability। सर बोलो सर। एक बार प्रीवियस स्लाइड। ओके, दिख रहा है? हो गया सर। थैंक यू। ओके, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ओके, आगे क्या लिखना है ये जो जब एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लाइबिलिटी के कंसिडरेशन के लिए काउंट किया जाता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक नाम है विच इज नोन एज, मतलब जब भी आप एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम का पार्ट जीटीआई के अंदर लाएंगे किसी स्पेशल सिचुएशंस में, इन सम केसेस और इन सम सिचुएशन, विच इज नोन एज, इस सिचुएशंस को क्या कहते हैं, विच इज नोन एज रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, इस रूल का ही नाम है सर। जब एग्रीकल्चर इनकम को इन सम केसेस इन सम सिचुएशंस टैक्स लायबिलिटी का पार्ट किया जाता है, उस सिचुएशंस का नाम है रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। बात कुछ समझ में आया सर? ठीक है, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, जब एग्रीकल्चर इनकम पढ़ोगे, ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन हमेशा आपके सामने रहेगा। लेकिन ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन है क्या सर, वही तो समझना है सर, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। चलो आगे उसी मैटर पे बात को आगे उसी मैटर को बढ़ाएंगे, उसी मैटर को हम लोग आगे सीखेंगे। ओके, तो ये तब सेटिस्फाई होगा, लिखो सर यहाँ पर, इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। कुछ कंडीशन है फुलफिल करना जरूरी है, कुछ कंडीशन है जिसे फुलफिल करना जरूरी है, तभी जाके रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन काउंटिंग में आएगा। फर्स्ट पॉइंट सर, पहला पॉइंट, एसएससी कौन और पिता, एसएससी का के वाले बोल रहे ऋषभ, एसएससी किसको बोलेंगे? नंदिनी, अरे कोई तो बोलो। The person who is liable to pay tax। यस सर, जिसका टैक्स पेमेंट होने वाला है, जिसका कैलकुलेशंस करने वाले हैं, उसको एसएससी कहते हैं। ओके, जैसे अगर आपका टैक्स पेमेंट होगा तो आप कौन कहलाओगे? एसएससी। ओके, और प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट, और जिस ईयर में होते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, है ना। ये सब बात हो चुका है ना, ये सब चीज़ मैंने करा दिया पहले ही।
एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल। अच्छा, और कौन हो सकता है? एचयूएफ भी हो सकता है। यस, अरे जॉइंट फैमिली में खेती बाड़ी होता है, मजाक थोड़ी है। बहुत सारे फैमिली है हमारे देश में जो जॉइंट फैमिली है और एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, बहुत फैमिली है। गांव गांव में तो वही दिखता है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, ठीक है, आपको ऐसा ही दिखेगा, खेती करता है फैमिली, पूरा फैमिली खेती के साथ है, उसी में से 3-4 भाई हैं, सब खेती में डिपेंडेंट है। ये तो पुराना पैटर्न है भारत का, ये भारत का पुराना पैटर्न, इट्स अ वेरी ओल्ड पैटर्न, बट ये हाँ बोलो। এইচইউএফ এর তোরা আসবে কি? এইচইউএফ এ ওটা কি আসবে? এইচইউএফ কে তো আলাদাভাবে রেজিস্টার করাতে হয়। नहीं, देखिए रजिस्टर कराने का जरूरत नहीं होता। मतलब आप जब एज ए इनकम टैक्स जब पे करोगे, अगर आपका जॉइंट फैमिली बिजनेस है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जॉइंट फैमिली में भी एग्रीकल्चर हो सकता है ना। मतलब एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल। जब आप एग्रीकल्चर इनकम अगर आपका है, और अगर आपका रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल तो अभी पहले जान लो, उसके बाद बात करेंगे। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है कि नॉर्मल एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, बट इन सम केसेस इन सम सिचुएशंस एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम या जीटीआई के साथ इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो किसका किसका होगा? ये किसी इंडिविजुअल के साथ होगा, किसी एचयूएफ के साथ होगा। अरे ऐसा भी एग्रीकल्चर है सर हमारे देश में जो रजिस्टर्ड भी है, आप जिसे सोच रहे हो ना, एकदम रजिस्टर्ड बिजनेस है, एचयूएफ लाइक एंड ब्रदर्स एंड सन्स, ऐसे भी है। और अनरजिस्टर्ड भी आपको बहुत मिलेगा, बट कैरेक्टर उसका एचयूएफ वाला ही होना चाहिए। तो एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, एसएससी मस्ट बी एचयूएफ, या फिर एओपी, या फिर बीओआई भी चल सकता है। अगर आप एसएससी अगर एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, एओपी है, बीओआई है, तो फिर अच्छा और भी है सर, every artificial judicial person artificial juridical person और लोकल अथॉरिटी, ये सभी कोई एग्रीकल्चर इनकम कर सकता है, और उनका रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। सर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अभी तक आपने बताया ही नहीं। यस, मैंने अभी तक रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन बताया ही नहीं कि पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल क्या है। वेट सर, बट किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये तो बता दिया ना सर। अभी आप लोगों ने क्या लिख लिया? इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल, एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल, एओपी के लिए एप्लीकेबल, बीओआई के लिए एप्लीकेबल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए एप्लीकेबल, लोकल अथॉरिटी के लिए एप्लीकेबल। कौन नहीं है फिर इस रूल में? कंपनी पार्टनरशिप। थैंक यू सर। लिख लो ब्रैकेट में, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल this rule is not applicable for company and farm। फार्म मतलब पार्टनरशिप फार्म, ठीक है, इनके लिए अलग है, इनके लिए वो बिजनेस हो जाएगा। ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। कंपनी के लिए, फार्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। अच्छा, ये पहला रूल है। सेकेंड रूल, अगर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन तभी अप्लाई होगा, ये पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन है नेट इनकम। सेकेंड कंडीशन क्या है? नेट इनकम must exceed बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जल्दी बताइए कोई भी मुझे, सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है? 2.5 लाख। हाँ सर, सिर्फ 2.5 लाख? 3 लाख। 2,50,000 एक बेसिक लिमिट है। किसके लिए है ये? बिलो 60। थैंक यू सर। तो यहाँ पर लिख लो, छोटा करके लिख लो, लेस देन 60 ईयर्स, ओके। और क्या रूल होगा? 3 लाख का रूल है। 3 लाख। किसके लिए? above 60 to 80। above 60 to 80, ओके। और 5 लाख, यस, above 80। ग्रेटर देन 80 ईयर्स, ठीक है। याद रखिएगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करना जरूरी है।
नेट इनकम मस्ट एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस करता है और साथ में आपका एग्री इनकम भी है, अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस करता है और अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सर अभी तक रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन बताया नहीं। अरे बताएंगे भी नहीं, रुको तो। पॉइंट सी, द एग्री इनकम, the agriculture income must exceed ₹5,000। अगर आपका एग्री इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस करने के साथ साथ 5,000 टाका, कितना टाका? 5,000 टाका, अरे 5,000 रुपया, ओके। अगर आपका इनकम एग्रीकल्चर से एनुअली 5,000, हाँ सर क्या बात करते हो, हाँ 5,000 एनुअली नहीं होगा, अरे हाँ सर रूल यही है, एग्रीकल्चर इनकम मस्ट एक्सीड ₹5,000, ओके। ये है 3 कंडीशन। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अगर एप्लीकेबल होना है आपका, इन सिंपल रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन किस पे लागू होगा? नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, बट इन सम केसेस, इन सम सिचुएशंस एग्रीकल्चर इनकम मे बी टेकन फॉर कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशंस, एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, ओके। कंपनी या पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड थिंग, नेट इनकम मस्ट एक्सीड किसका? पर्सन्स का। कौन? मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ओके, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, इनके जैसे पर्सन का नेट इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस करना चाहिए। बेसिक लिमिट मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इंडिविजुअल के लिए बात कर दिया मैंने। और साथ में आपका एग्री इनकम 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। एग्री इनकम मस्ट एक्सीड ₹5,000। अगर ये तीनों का तीनों रूल फुलफिल हो गया, इफ अबव 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, तो फिर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। लिख लो सर, लिख लो। इफ above 3 condition satisfied, tax liability will be calculated as follows. Tax liability will be calculated as follows, okay। लिखा सर? अभी स्टेप 1, स्टेप 2 करके 5 स्टेप आएगा। कितना स्टेप? 5 स्टेप्स। स्टेप 1 लिखिए प्लीज, स्टेप 1 लिख लीजिए। स्टेप 1, ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम। Add agree income with net income. Step 2. Step 2. Calculate tax liability for step 1. Calculate tax liability for step 1. ठीक है? Step 3. Add agree income with basic limit, with basic exemption limit. ठीक है सर? Add agree income with basic exemption limit. लिख लिया? स्टेप 3 तक हो गया तो मुझे बताना सर। ज्योति, डन? Yes, sir. स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी
for step 3. Calculate tax liability for step 3 and step 5. Step 2 minus step 4. स्टेप 2 माइनस स्टेप 4. जो भी स्टेप 2 होगा और जो भी स्टेप 4 होगा वो स्टेप 2 से स्टेप 4 को माइनस करोगे तो आपको स्टेप 5 मिलेगा और वही आपका हिसाब होगा. स्टेप अगर लिख लिया तो अभी क्वेश्चन समझ मतलब सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा सर. रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन तब जाके समझ में आ जाएगा. लेकिन पहले तो ये बता दो सर कि क्या स्टेप्स लिख लिए आप लोगों ने? क्या रे? यस सर. यस सर. ओके सर. तो चलो सर एक क्वेश्चन सॉल्व करें. हाँ, क्वेश्चन तो बहुत सारा है बट कुछ क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा. एग्जाम्पल लिखो. Mr. X gives the following information. पहले थोड़ा इजी वाला करते हैं उसके बाद टफ में जाएंगे. हाँ, Mr. X gives the following information for the previous year 2021. ठीक है, करंट असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है तो मैं इस हिसाब से दिया. अगर ये 21-22 देता तो असेसमेंट ईयर 22-23 हो जाता. असेसमेंट ईयर 21-22. ठीक है, क्या क्या हिसाब दिया आपको? कुछ नहीं, इनकम का हिसाब देगा और क्या चीज़ का देगा? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली. हाउस प्रॉपर्टी से ये कैलकुलेशन देखो, जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर सीखेंगे ना, जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर सीखेंगे तब हम लोग किस तरह से हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते हैं उसका डिटेल्स में बात करेंगे. बट यहाँ पर मैं उस सब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी डिटेल्स कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं बस पुट कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, ऐसे हर डिटेल्स में बात करेंगे तो समझ में पागल हो जाएंगे. जब कंप्लीट सम्स में ये समझा जाता है, जब हर डिटेल्स को करके आपको सॉल्व करना पड़ता है. तो डोंट वरी, जिन लोगों ने एक बार ऑलरेडी कंप्लीट सम्स कर लिया दे नो हाउ टू सॉल्व टोटल इनकम. बट जिनको नहीं हुआ वो बाद में जब करेगा ना टोटल इनकम तो समझ में आ जाएगा कि जैसे सिंपल बात है, वैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद में सागर या बिंदु बिंदु में सिंधु. एग्जैक्टली इनकम टैक्स ऐसा है सर, हर चैप्टर को जोड़ जोड़ के एक कंप्लीट सम्स बनता है, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बनता है. तो सबसे पहले तो आप हर पार्ट को जोड़ना सीखो, उसके बाद आप कंप्लीट सीखोगे. या फिर जिन्होंने कंप्लीट एक बार कर लिया है, जिनको पता है कि कंप्लीट कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में किसी किसी को कराया था, तो अगर आप एक बार कंप्लीट देख चुके हो तो आपको एक आइडिया भी आ गया है, अच्छा ये चैप्टर वाइज भी करना पड़ेगा. यस सर. तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली जस्ट लिख लो 3 लाख. ये मैं अपने मन गढ़न दे रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या होगा. इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन दे दो सर 1.5 लाख. इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस हो गया 1.5 लाख. ओके, अच्छा. इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन मतलब सीजी कर दो ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म. 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है. कर दो 50,000. और एक दे दो सर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस 30,000. ये 30,000 क्या है? लिख दो सर ब्रैकेट में बैंक इंटरेस्ट. क्या लिखोगे? बैंक इंटरेस्ट बोल के लिख लो. इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में क्या लिखोगे? बैंक इंटरेस्ट बोल के लिख देना सर. ठीक है, नेक्स्ट देना डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी.
1 लाख। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 1 लाख। लिख लिया सर आप लोगों ने? हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, बिजनेस प्रोफेशन 1.5 लाख, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म 50,000, अदर सोर्स बैंक इंटरेस्ट 30,000 एंड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 1 लाख। हो गया क्या? है दादा। नेक्स्ट लिखना, कैलकुलेट tax liability if Mr. X has agree income of 2,70,000. If Mr. X has agree income of 2,70,000. ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। लिख लिया क्या सभी ने? अब इसको सॉल्व करना है सर। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा कि ये सर नो? बोलो, क्या रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा? है। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टर एक्स का एज कुछ बोला है क्या? ना। आप कर दो सर 45 इयर्स। बट अगर मानो कि क्वेश्चन साइलेंट है एज के बारे में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एज, देन आपका एजम्पशन क्या होगा? बिलो 60। थैंक यू सर। क्वेश्चन जब किसी के बारे में साइलेंट है एज के बारे में, तो आपका एजम्पशन एकदम लॉजिकल है सर कि आप बिलो 60 मान के ही चलोगे, ठीक है? बिकॉज वर्किंग एज पॉपुलेशन तो बिलो 60 होता है ना। वर्किंग एज पॉपुलेशन समझते हो कि जिस एज का लोग काम करते हैं, है ना? तो कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं कि 60 साल के ऊपर का लोग काम नहीं करते, वो भी करते हैं एकदम। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हो तो मैक्सिमम जो सर 60 साल के नीचे वाले लोग ही वर्किंग ग्रुप में ज्यादा होते हैं। बिकॉज एक कॉमन सेंस है कि 60 के बाद 65 के बाद लोग रिटायरमेंट लेते हैं, तो इसीलिए कॉमन सेंस ये माना जाता है कि अगर कुछ नई एज बोला है तो फिर आपका कॉमन सेंस क्या होगा कि वो बिलो 60 का होगा। अगर कुछ बोला है तो फिर उसी हिसाब से करना है। तो मैंने बोल दिया 45 बोल के, हाँ मैंने बोल दिया 45। अच्छा, अब चलो सर, जिसका इनकम आपको अलग अलग दे दिया, तो सबसे पहले आपको ना इसका टोटल इनकम देखना है। सबसे पहले इसका टोटल इनकम देखना है, नेट इनकम। अगर नेट इनकम क्यों देखना है सर? व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट नेट इनकम? बिकॉज 3 स्टेप है। 3 स्टेप भूल गए क्या? क्या है 3 स्टेप? रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का 3 स्टेप। पहला स्टेप, नहीं सॉरी, मतलब रीजन, स्टेप तो 5 है, सॉरी सर, स्टेप तो 5 है, बट स्टेप बाद में देखते हैं। बट रीजन क्या है कि आप क्या पहले क्या क्या चेक करोगे? पॉइंट ए, एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल। तो ये तो इंडिविजुअल है, ये तो दिख ही रहा है, कोई कंपनी नहीं है या फार्म नहीं है। सेकेंड पॉइंट, नेट इनकम मस्ट एक्सीड बेसिक एग्जामिशन लिमिट। दिस इज द पॉइंट जिसके लिए आपको टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेना चाहिए। एंड उसके बाद आपको देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 क्रॉस कर रहा है, ठीक है? तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है? तो चलो सर आंसर करते हैं इसका। दादा नेट इनकम 6,30,000। কি জানি জানি না, দেখতে হবে, একটু ওয়েট করে যা, দেখছি, তোরাই বলবি। सबको ही करो ना, मुझे भी नहीं पता सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? मतलब एक्चुअली कैसे कैलकुलेशंस कैसे लिखना चाहिए जानते हो? ऐसे लिखना पड़ता है सर। क्वेश्चंस का जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे लिखते हैं, या एक्चुअली आजकल तो सब कंप्यूटराइज प्रोफार्मा होते हैं ना, तो ऊपर में ऐसे लिखा होना चाहिए, स्टेटमेंट of computation of net income for assessment year 21-22, previous year 20-21। ऐसा करके आपको हेडिंग कर देना चाहिए। आफ्टर दैट आपको इनकम पुट करना है, जो भी इनकम है इनका, जैसे कि इनकम फ्रॉम HP
बस टोटल करना है, अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, सिंपल काम है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम 3 लाख है, ऐड कर दो। फिर उसका इनकम फ्रॉम बीपी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है 1.5 लाख का, 1,50,000 का, जस्ट ऐड कर दो। फिर उसका कैपिटल गेन इनकम है, इनकम फ्रॉम सीजी, कैपिटल गेन इनकम है कितने का, शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म भी होता है, मैंने सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट टर्म दिया है आपको। तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है कितना है सर, 50,000। 50,000, वेरी गुड सर। नेक्स्ट, और क्या इनकम है उसका, अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है उसका, मोटा मोटी सभी सोर्स है उसका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में उन्होंने कितना कमाया, 30,000, बैंक इंटरेस्ट है, ओके। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम कुछ बोला नहीं है, सेविंग्स है कि एफडी कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला है 30,000। आपको कुछ एज्यूम नहीं करना है, आप इसको टोटल इनकम पे एकदम इंक्लूड कर दोगे। वो एक होता है ना सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट वगैरह में 10,000 तक का छूट मिलता है, वो सब अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम, सर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी एग्जेम्प्टेड होता है क्या, नहीं सर, एकदम टैक्सेबल होता है। इंडियन कंपनी भी आजकल टैक्सेबल होता है, पहले था इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड होता था, 2018 तक ये रूल्स था, अभी ये नहीं है। तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी एकदम टैक्सेबल है, तो जो भी टैक्सेबल है आ जाएगा, एकदम आ जाएगा चुपचाप। कितने हैं, 1 लाख, 1 लाख बोला ना रे, कितना बोला था, 1 लाख बोला था। टोटल करके कितना होता है, 3, 4.5, 5, 5, 5, 5, 6 लाख, 6 लाख 30, यस 6,30,000, 6,30,000, मुझे रोशनी बोला था 6,30,000। अब यहाँ से क्या करना पड़ता है, कुछ डिडक्शंस रहने से वो माइनस करना पड़ता है, डिडक्शंस फ्रॉम, डिडक्शन अंडर सेक्शन, इसको बोलते हैं जीटीआई, दिस इज कॉल्ड जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U, बट मैंने यहाँ पर वो सब डिटेल्स कुछ नहीं दिया, बिकॉज ये इजी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इसके अंदर, बिकॉज हमारा मेन फोकस क्या है, एग्रीकल्चर इनकम का हिसाब कैसे करते हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको सिंपल रखा आपका समझने के लिए। हो भी सकता है बट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, इसको सिंपल रखा गया ताकि आपको एग्रीकल्चर अभी समझा जाए। जीटीआई से डिडक्शंस रहने से माइनस होता है, 80C से 80U का एक लंबा लिस्ट है, बहुत लोगों के पास लिस्ट है, मैं जिनके पास नहीं है वो 80C से 80U का लिस्ट भी दे दूंगा और बाद में क्लास डिस्कशन भी करूंगा, 80C से 80U का डिस्कशन, बड़ा लंबा डिस्कशन है वो, जीटीआई से क्या क्या डिडक्शंस मिलता है पूरा हिसाब होने के बाद, वो एक लंबा लिस्ट है। जैसे सेक्शन 10 का चर्चा कर रहे हैं ना, सेक्शन 10 के साथ 80C और 80U का थोड़ा क्लैश चलता है कि अगर आप सेक्शन 10 में लेते हो तो 80C में नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ एरिया है, ठीक है। वो मैं जब 80C से 80U बोलूंगा ना तब बात करूंगा उसमें। करेंटली इतना दिमाग को खराब नहीं करना है, दिमाग को अभी सिंपल रखना है। सिंपल क्या है, 80C से 80U का अगर कुछ भी डिडक्शन होता है, जैसे LIC प्रीमियम वगैरह में मिलता है, अगर आपका 1.5 लाख तक का LIC है, अगर आपने स्कूल में बच्चे लोग का फीस भर रहे हो, ठीक है, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हो, अगर आपने क्या बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट करते हो, इस तरह का अलग अलग हिसाब है। अगर आपका कुछ डिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट कोई आपका अपना है, उसके लिए आप मेडिकल खर्चा कर रहे हो, ठीक है, किसी का सीवियर कोई प्रॉब्लम डिजीज है उसके लिए खर्चा कर रहे हो, अलग अलग 80C से 80U का लंबा लिस्ट, ठीक है। 80 TTA के अंदर जो सेविंग्स का इंटरेस्ट है, कल पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है, तो वो लंबा लिस्ट है, उस लिस्ट पे अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है, तो बस प्रोफार्मा के हिसाब से मैंने यहाँ पर नील कर दिया, ठीक है। तो 6,30,000 से नील चला गया, नील मतलब कुछ नहीं है, सम्स में कुछ नहीं था। तो आगे क्या मिलता है आपको, नेट इनकम। क्या मिला आपको सर, नेट इनकम मिला आपको, क्या मिला, नेट इनकम कितना, वही 6,30,000। तो क्या 6,30,000 आपका बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन, है दादा। यस 6,30,000 मेरा बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल करने के लिए आपको 3 चीज देखना है, आपका 3 ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। फर्स्ट, पहला ऑब्जर्वेशन, क्या एसएससी इंडिविजुअल है या EQF है या AOP है या BOI है, एसएससी क्या है सर बताइएगा प्लीज। इंडिविजुअल। आपका पहला assumption मतलब पहला ऑब्जर्वेशन, यस एसएससी इज इंडिविजुअल,
सेकेंड ऑब्जर्वेशन, क्या नेट इनकम मतलब बेसिक लिमिट, उसका टोटल इनकम या बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो नेट इनकम आपका बना है सिर्फ 6,30,000। तो 6,30,000 मतलब ग्रेटर देन बेसिक लिमिट। ऐसे इंडिविजुअल का 60 साल के नीचे का बेसिक लिमिट क्या है? 2.5 लाख, 2,50,000 का बेसिक लिमिट होना था, इसका तो 6,30,000 है, तो आराम से बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है। तीसरा पॉइंट, पॉइंट सी, क्या इसका एग्री इनकम है? क्या इसका एग्रीकल्चर इनकम है इस पर्टिकुलर इंसान का? है तो कितने का? 2,70,000। 2,70,000 एग्री इनकम है, 2,70,000। क्या 2,70,000 5,000 से ज्यादा है सर? अरे यस। तो अगर ऐसा है तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, और रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल जैसे एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको कैसे हिसाब लगाना है 5 स्टेप मैंने सिखाया ना आपको अभी। अरे ऐसे किसी ने 4 स्टेप में भी सिस्टम है, बट मैं इसको 5 स्टेप में करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेट एक ही मतलब होता है। किसी किताब में आपको देखने को मिलेगा सर 4 स्टेप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखना अल्टीमेटली जवाब वही आएगा, चाहे आप 4 स्टेप करो या 5 स्टेप, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो चलो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। कौन सा रूल है? ये वाला, 1 2 3 4 5। ओके, चालू कर दिया क्या आप लोगों ने? सबसे पहले क्या करना है? ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम, सबसे पहला काम आपका ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम। अच्छा, हेडिंग क्या करोगे? हेडिंग कर दो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और ये क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? बिकॉज इसका एग्री इनकम है इंसान का, और वो भी 5,000 से ज्यादा, वो भी बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्रॉस किया, और वो बंदा एसएससी है, इंडिविजुअल। तो स्टेप 1, ऐड एआई विथ एनआई। एग्री इनकम को नेट इनकम के साथ ऐड कर दो सर, एग्री इनकम को नेट इनकम के साथ ऐड कर दो। कितना है? 6,30,000 नहीं, एग्री कितना है? 2,70,000। 2,70,000 प्लस 6,30,000 कितना हो जाता है? 6 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 9 लाख, क्या है दादा। 9 लाख। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करने बोला है? स्टेप 2 क्या करने बोला है? कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 1। मतलब आपने स्टेप 1 में जो किया उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। नॉर्मल क्या होगा? 9 लाख का टैक्स लायबिलिटी अप टू 2,50,000 एट द रेट नील, है ना रे? अरे बोलो सर, यही होता है ना, 2.5 लाख तक सबको छूट मिलता है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं अगर उसका एज 60 साल से नीचे है। फिर ग्रेटर देन 2,50,000 टू ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 lakh 5 lakh at the rate of 5%. Next 5 lakh to 9 lakh 9 lakh at the rate 20%. 10 लाख का रूल तो यहाँ पर आएगा नहीं, बिकॉज 9 लाख पे ही खत्म हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12,500। सही बोला क्या? है दादा, 88,000। और ये हो जाएगा आपका, कैसे मिला? 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस है 2,50,000 का, तो 2,50,000 का जो डिफरेंस आया उस 2,50,000 पे 5% मारो, और यहाँ पर 9 लाख से 5 लाख का डिफरेंस है 4 लाख का, तो 4 लाख पे मार दो 20%, तो कितना हो गया? 80,000। हाँ दादा, बोलो। कुछ एग्रीकल्चर इनकम 79040। जानी ना, सीरियसली जानी ना।
80,000 और 12,500, थोड़ा वेट कर, कितना हो जाता है ये? 92,500 92,500। ये 92,500 जो आपका आया, ये आया आपका स्टेप 1 का टैक्स लायबिलिटी। सेस वगैरह कुछ मत लगाना सर अभी, हाँ, डोंट पुट सेस वगैरह, अभी कुछ नहीं करना है, सेस लास्ट में लगाएंगे एंड पे। अभी बस क्या करना है, आपको टैक्स लायबिलिटी देखना है। तो टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 1 हो गया 92,500। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या हो जाएगा? एड AI with exemption limit. basic exemption limit। कितना है AI? 2,70,000 2,70,000 और 2,50,000, 5,20,000 टोटल हो जाता है 5,20,000। अब इसका टैक्स लायबिलिटी करके बताओ। 5,20,000 का। अगेन ये स्टेप 4 हो जाएगा, अप टू 5 लाख, सॉरी अप टू 2,50,000 nil. at the rate nil, greater than 2,50,000 to 5 lakh 5%. at the rate 5%, and greater than 5 lakh to 5,20,000, yes, at the rate 20%. So this is nil, this is 12,500, and this 4,000. is कितना? 20,000 का 20%, 4,000। ये डिफरेंस कितना है? 20,000 का डिफरेंस है ना, तो 20,000 का डिफरेंस पे 20%, तो 4,000, तो 16,500 है। ओके। तो अभी क्या करना है? स्टेप 5, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4, कितना हो जाएगा? स्टेप 2 कितना था? 92,500 92,500 minus 16,500. 16,500 76,000. कितना? 76,000. सबका मैच किया? देखो तो एक बार, जो भी आएगा इसके साथ ऐड कर देना है Health and education. हेल्थ एंड एडुसेस। 4%. 4%। 76 का 4% कितना? 3040. जैसा तुमने बोला वैसा ही किया मैंने। 40 दादा 3040, है। तो कितना हो जाएगा? 040. 79,040। दिस इज द टैक्स लायबिलिटी। जिसका एग्रीकल्चर इनकम है उसका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 79,040। अगर उसका एग्री इनकम ना होता तो इसका टैक्स कितना हो जाता? अगर एग्री इनकम ना होता तो 6,30,000 पे जो टैक्स होता है वही होता, 6,30,000 पे जो टैक्स होता वही होता। कितना होता देख तो, अगर मान के उसका एग्री इनकम नहीं होता तो कितना टैक्स हो जाता उसका? एक बस देखने के लिए बोल रहा हूँ, नॉर्मल 6,30,000 का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो एक बार। अप टू 2.5 nil, greater than 2.5 to 5 lakh at the rate of 5%, that means 12,500। हाँ बोल। 38,500 होतो टैक्स लायबिलिटी। 5 lakh to 6,30,000 20%। 20% কত হচ্ছে এটা? 1,30,000 का 20% কত হলো এটা বল? 26,000। 26,000, तो 26 और 10 36 38,500, 38,500 विथ एजुकेशन सेस वगैरह। अगर उसका सिर्फ नॉन एग्री इनकम होता तो, मतलब एग्री छोड़ के। अच्छा, अगर मान कि उसका मतलब ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अगर नहीं लगता तो उसका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाता? 92,000 समथिंग, है ना। अगर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन यूज नहीं होता तो एग्री इनकम और ये दोनों मिलके हो जाता 92,500।
बट रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगाने के बाद उसका हो गया 79,040। तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के कारण आपका क्या हो रहा है सर, टैक्स लायबिलिटी सेव हो रहा है ना, क्या रे? रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के कारण तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी सेव हो रहा है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ नहीं आया क्या किसी को भी? अरे किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। नंदिनी का शायद अभी मुझे आवाज मिला। सबको समझ में आया? ये सुन लो। ऋषभ, हाँ दादा। ओके शुभ, यस सर। ओके नील, Yes, sir. ओके ओके ओके। अच्छा सर, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको एक रूल लिखाऊंगा, ठीक है? रूल लिख लो, उसके बाद फिर चर्चा चलेगा। तो समझ में आया ना, ये आपका आंसर है सर, दिस इज योर आंसर। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज कैसे होगा, क्यों होगा, ये आपको समझ में आ गया। ये तो बस ऐसे ही मैं देख रहा था। तो किसी भी इंसान का नॉर्मल इनकम के साथ साथ अगर उसका एग्री इनकम भी हो जाए तो कैसे हिसाब किताब होगा देख लीजिएगा। क्या रे टैक्स कंसल्टेंट लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। हाँ सर, ओके। नेक्स्ट रूल, रूल लिखना है सर, कुछ रूल लिखना है। ये रूल क्या है सर? रूल जो है ये है एग्रीकल्चर का एक रूल है। रूल जो है वो बेसिकली, जिसका मैं आपको बोल रहा था ना सर, टी, कॉफी, रबर टाइप का जो बिजनेस होता है ना, इनके लिए थोड़ा अलग हिसाब होता है। टी, कॉफी, रबर का इनको कुछ रूल में डाला गया, तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल रूल। तो ये रूल में 3 रूल मेनली फेमस है, उसके बाद मैं आपको चौथा रूल भी बताऊंगा। एक रूल 7 है, एक रूल 7A है, 7B है और 8 है। तो मैं यहाँ पर एक साथ पहले आपको 7A, 7B और 8 दिखाऊंगा और 7 को अलग से कराऊंगा। तो रूल 7A लिखो, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। 7A रूल, 7B रूल एंड रूल 8। ठीक है? 7A जो है सर, ये रबर के लिए एप्लीकेबल होता है। रबर देखे हो क्या? रबर का पेड़ होता है, जानते हो आप लोग? है दादा। कैसे देखने में होता है? जैसे मैं देखा, मैं बचपन में रामकृष्ण मिशन में जब रहता था मिदनापुर के वहाँ पर, तो मिशन में ना, मेरे हम लोग के मिशन में एक रबर का पेड़ हुआ करता था। एक ही पेड़ था रबर का। ऐसे रबर का पेड़ हर जगह नहीं होता। रबर पेड़ का ना एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। रबर पेड़ देखने में कुछ ऐसा होता है सर, इसका स्पेशलाइज प्लांटेशन किया जाता है। म्यांमार में इसको स्पेशल वे में प्लांटेशन किया गया है। इंडिया में भी कुछ जगह में रबर प्लांटेशन होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे देखने में होता है पत्ता। मुझे याद है क्योंकि मैंने मिशन में देखा था, मेरे रामकृष्ण मिशन में जब हॉस्टल में मैं था तो वहाँ पर मैंने देखा था रबर प्लांटेशन। तो इस तरह से रबर पेड़ से, जैसे वो क्या बोले सर उसको, आप लोग कभी खजूर के पेड़ से गुड़ निकलते हुए देखे हो, खजूर का रस निकलते हुए? हाँ, अगर कभी आप लोग वो देखोगे, अरे डेट, वो पाम होता है ना, क्या बोलते हैं, डेट्स बोलते हैं उसको। डेट से जैसे उसका रस निकाला जाता है, जिसको हम लोग खजूर बोलते हैं या खजूर बोलते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर भी ना, इसको ऐसे काट देते हैं और फिर वहाँ पर ऐसे सादा सादा ना ये रबर का जो रस होता है जमा होता है। हम लोग जानते हैं रबर काला होता है नॉर्मली, बट ये ऐसे सादा जमा होगा, फिर इसको प्रोसेस करके टायर वगैरह एवरीथिंग बनता है सर, हर चीज़। हाँ क्या रे, जानते हैं कि आप लोग? अरे सर सब जानते हैं आप लोग, मुझे पता है। ये देखो सर, एक घर में भी आप लोग लिख सकते हो, ऐसे रख सकते हो रबर का पेड़। किसी को इच्छा है, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। अरे वाह, बढ़िया लग रहा है ना सर? बढ़िया लग रहा है। ओके, तो चलो सर सर। हमारा बड़ी अच्छा। अच्छा देखो, नील के पास है। कहाँ पर, टाकी में कि दमदम में? দমদমে। दमदम में। छोटो? হ্যাঁ এইরকমই ছোট টবের মধ্যে। अच्छा, टावर में होता है, मतलब टाकी में होगा तो फिर बड़ा हो सकता है ना, बिकॉज तेरे वहाँ पर तो बड़ा जगह है। হ্যাঁ তাহলে ওখানে করা যেত। এটা লাগিয়ে দিবি একটা টাকি, এই আর কি। টাকিতে হয়ে যাবে। তাদের যা ইচ্ছামতি যা
মানে ফার্টাইল ল্যান্ড আছে না, আরে ইছামতির অবস্থা কি রে, হ্যাঁ স্যার। ভয়ঙ্কর অবস্থা। স্যার ওই হ্যাঁ হয়ে গেছিল অলমোস্ট, বাট এখন ঠিক আছে, নর্মাল হয়ে গেছে। चलो बाबा, इछामती देख रहा था मैं न्यूज में, बाप रे बाप ओवरफ्लो हो रहा है। अच्छा देखो सर 7A में रबर के बारे में कहा गया है, 7B में कॉफी के बारे में कहा गया है। कॉफी प्लांटेशन नॉर्मली कहाँ होता है, साउथ में होता है। हाँ सर, वाइजैक में अराकू वैली में होता है। ऑर्गेनिक कॉफी बड़ा फेमस है, जानते हो, साउथ में एक वैली है वाइजैक में, वहाँ पर अराकू वैली बोल के एक वैली है, वहाँ पर होता है। वो ऑर्गेनिक कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, बट मैक्सिमम जो कॉफ़ी होता है वो केरला और कर्नाटका के तमिलनाडु का जो पहाड़ी एरिया है जिसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं सर, ठीक है, वहाँ पर अच्छा होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन ये कॉफ़ी प्लांटेशन इन अराकू वैली, देखते हैं सर, चलो कभी घूमने जा सकते हो सर, बहुत सुंदर जगह है। अगर किसी ने गया है तो वो अपना बोल भी सकते हो कि सर मैं गया हूँ। कोई गया है सर अराकू? अरे सर तो खबर आ गया, अराकू घूम के आया है सर। ये वाला है क्या, सही इमेज दिखा रहा है, ये देखो सर, अराकू वैली, गजब वैली है सर। ये भी ईस्टर्न घाट्स में है नॉर्मली, और वेस्टर्न घाट्स में कॉफ़ी सबसे अच्छा होता है, कॉफ़ी सबसे अच्छा होता है वेस्टर्न घाट्स में, बट यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स में अराकू में स्पेशल ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, स्पेशल ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। ये देखो कॉफ़ी कल्टीवेशन इन अराकू वैली, इसके लॉकडाउन आंसर, ओके दिख रहा है सर। तो गजब है सर, हमारा देश में ऐसा कोई कौन सा चीज़ नहीं होता जो भारत में नहीं होता, सब होता है। इसलिए इसको ना कंटिनेंट कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट। मतलब नॉर्मली कंटिनेंट क्या होता है, महादेश को बोलते हैं, बट भारत को भी कॉन्टिनेंट बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, उप महादेश। मतलब जो पूरा दुनिया में है वो भारत में मिल जाएगा आपको, हर जगह में है। तो कोई बात नहीं सर, इसका तो प्राउड फीलिंग होना ही चाहिए। तो रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, और हो गया आपका टी सर टी के बारे में क्या बात करूं, सबका पसंदीदा है, मुझे जितना पता है मैक्सिमम को पसंद है टी। दार्जिलिंग और आसाम सबसे ज़्यादा होता है आसाम में, और सबसे फेमस जो है वो दार्जिलिंग वाला है। इसके बारे में नॉलेज आई थिंक सबको है। अच्छा, लेकिन अभी हम लोग घूमने थोड़ी ना जाएंगे, ना अराकू जाना है, ना कर्नाटका जाना है, केरल जाना है, और ना ही दार्जिलिंग और आसाम जाना है। रूल समझना है सर। सर सबको घूमने का नशा चढ़ा के पढ़ाने में बिजी हो जाते हो। यस, काम ही ऐसा है सर, इसको बोलते हैं वर्चुअल टूर करना बीच बीच में। एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है रबर के केस में 65%। अगर आप रबर का खेती करोगे तो 65% एग्री इनकम, और 35% क्या होगा, नॉन एग्री, मतलब बिजनेस इनकम। समझ आया सर? रबर का खेती करोगे, इंडिविजुअल हो अगर आप, ठीक है, कंपनी नहीं हो, कोई एक इंडिविजुअल हो, 65% एग्री, 35% नॉन एग्री, ठीक है, मतलब बिजनेस बेसिकली। नॉन एग्री मतलब बिजनेस में आ जाएगा। ओके सर, कॉफी का क्या रूल है? सर कॉफी का 2 रूल है। कॉफी 7B में है, 7B का 2 है, एक 7B सबसेक्शन 1 और एक 7B सबसेक्शन 2। तो पहले 1 देख लेते हैं, 7B सबसेक्शन 1। सर फर्क क्या है, देखो देखते हैं क्या फर्क है। ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, नहीं सॉरी रोस्टेड बाद में करेंगे, आप लोग जानते हो ऐसे ये सब चीज़ क्या होता है, ग्रोन और क्योर्ड, ठीक है। अगर आप सिर्फ ग्रो करते हो और क्योर करते हो, ऐसे होते क्या? देखो तो मुझे नहीं पता, क्या ये कॉफ़ी है सर? मुझे लग रहा है ग्रो कर रहा है और क्योर कर रहा है, ऐसे देखने में होते हैं क्या कॉफ़ी? अच्छा, देख रहे हो सर आप लोग, ऐसे देखने में होता है। तो ग्रो करना और क्योर करना, बस अगर इतना काम है ना, ग्रोइंग एंड क्यूरिंग। ये देखो सर किस तरह से कॉफ़ी निकाला जा रहा है, आई होप आप लोग देख पा रहे हो। तो सिर्फ ग्रो करना और क्योर करना हो तो एक रूल है, और ग्रो क्योर के साथ अगर रोस्टेड भी होता है ना, रोस्टेड यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये अराकू वैली का ब्यूटी है, बहुत सुंदर लगता है देखने में ये। लेकिन रोस्टेड जो होता है ना, वो रोस्टेड का अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं अभी आपको लिखाता हूँ सर, 1 मिनट। तो ग्रोन, क्योर्ड, अगर ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 75% चला जाएगा एग्री में,
मतलब एग्रीकल्चर, ओके, एग्री इनकम मतलब एग्रीकल्चर इनकम, और 25% आ जाएगा आपका नॉन एग्री में। ओके अच्छा, 7B सबसेक्शन 2 एक है सर, 7B सबसेक्शन 2 भी है। 7B सबसेक्शन 2 के हिसाब से पॉइंट थोड़ा अलग हो जाएगा। ग्रोन क्योर्ड मतलब साफ सुथरा भी करना है और साथ में रोस्टेड भी। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर आपका 60% हो जाएगा एग्री और 40% हो जाएगा नॉन एग्री। लिख लिया सर आप लोगों ने? बोलो। ये कॉफी का खेल याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना भी पड़ेगा। जब भी आपको सवाल मिलेगा कि भाई कॉफी का खेती करता है तो ग्रोन है, क्योर्ड है, रोस्टेड है, या सिर्फ ग्रोन और क्योर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से 75% होगा कि 25% होगा वो देखना है, और अगर ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड है तो 60% होगा कि 40% होगा वो भी आपको ख्याल करना है। डोंट वरी सर, क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा। टी के बारे में पता कर लेते हैं सर। रूल 8 सर, टी का एक ही रूल है, 60% एग्री माना जाता है और 40% नॉन एग्री माना जाता है। सिक्सटी 60% एग्री, 40% नॉन एग्री, यही है टी का रूल। ओके सर, ये है टी का रूल। तो ये हो गया रूल का एरिया, बट अभी भी रूल में एक चीज के बारे में मुझे बता देना चाहिए आपको, दैट इज शुगर केन। क्या है सर? शुगर केन। शुगर केन कैसे देखने में होता है? हाँ, शुगर केन का झाड़ी बना लो, ऐसे होता है ना शुगर केन का झाड़ी। हाँ, छोटा छोटा बांस झाड़ की जैसा देखने में होता है, ठीक है सर। ऐसा आर्टिस्टिक सोच दुनिया में किसी का नहीं होगा, आपके जैसा आर्टिस्टिक सोच शुगर केन का जैसे आपने ड्रॉ किया, कोई सोच भी नहीं सकता। यस सर, कोई सोच भी नहीं सकता। पाब्लो पिकासो भी नहीं सोच सकता कि ऐसे शुगर केन बनता है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया जो मुझे मन हुआ। तो शुगर केन, ये मिट्टी है, लाल मिट्टी, ओके, और ये ग्रीन कलर का शुगर केन। ऐसे शुगर इंडस्ट्री में शेयर में बड़ा ही ग्रोथ आया आजकल, काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया सर। स्टॉक मार्केट क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे, मुझे याद आ गया। गवर्नमेंट ने शुगर केन से इथानॉल बोल के एक प्रोडक्ट निकलता है सर, एक जैवो निकलता है रासायनिक, उस इथानॉल से पेट्रोल डीजल में उसको यूज़ करके उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं, क्या पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम होगा ऐसा कुछ, तो उसके कारण से शुगर का इंडस्ट्री में और ग्रोथ। ब्राज़ील में शुगर बहुत होता है इंडिया छोड़ के, तो ब्राज़ील वर्ल्ड का मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, बट ब्राज़ील में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका शुगर केन प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो इंडिया ने बाजी मार लिया लास्ट 2-3 साल में। कुछ कंपनी है शुगर इंडस्ट्रीज में, गजब का प्रॉफिट दिया सर। स्टॉक मार्केट में भी अच्छा डिस्कशन था, जैसे बलरामपुर चीनी बहुत फेमस है, बलरामपुर चीनी। फिर एक है आपका रेणुका शुगर्स, एक साल में देखो सर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। रेणुका शुगर्स भी अच्छा ग्रोथ दिया। धामपुर शुगर, हाँ वो भी बहुत अच्छा गया सर। सर क्यों बोल रहे हैं सर? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सर, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कंपनी होते हैं जो स्टॉक मतलब शुगर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। इसका देखो, इसका देखो कहाँ 100 रुपया था 300 रुपया आ गया, धामपुर शुगर। रेणुका भी एक है बहुत अच्छा। तो ये सब सर मार्केट की बातें हैं। अगर आप एक शुगर इंडस्ट्री के बारे में जानने जाओगे ना, आपको शुगर केन का टैक्स इम्प्लीकेशंस भी जानना चाहिए। तो हम लोग टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप शुगर केन उगाते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो आपका क्या हिसाब होगा। से फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्या करेंगे सर? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये एक हिसाब दे रहा हूं आपको कि शुगर केन का क्या हिसाब होगा। 50,000 का कल्टीवेशन है, ठीक है। अगर कल्टीवेशन कॉस्ट आपका 50,000 है, और से फॉर एग्जाम्पल जो शुगर केन आपने उगाया, ठीक है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू लिख लो, फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख। आपने जो शुगर केन उगाया, प्रोडक्शन किया, उसका फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख, ध्यान से सुनिएगा। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है आपका 50,000, ठीक है। अरे मैं ये आजकल इथानॉल से अच्छा मार्केट चल रहा है शुगर केन का, इसलिए प्रोडक्शन में भी ज़्यादा फायदा है। ऐसे यूपी, एमपी, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ एरिया है जहाँ पर गन्ना बहुत अच्छा खेती होता है सर। इवन बिहार में भी कुछ एरिया है अच्छा खासा खेती होता है। अच्छा, तो फिर आपका एग्री इनकम क्या हो जाएगा सर?
3 लाख का मार्केट वैल्यू है, 50,000 का कल्टीवेशन है, एग्री इनकम कितना, जल्दी बोलो, अरे बोलो सर। 3 लाख में से क्या 50,000 माइनस नहीं करोगे, खर्चा को माइनस करोगे ना, तभी ना इनकम आएगा। क्या रे, 3 लाख अगर मार्केट से मिलता है और 50,000 अगर आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, तो क्या आपका इनकम 2,50,000 होगा, हाँ या ना? समझ में नहीं आया क्या 2,50,000 का हिसाब? হ্যাঁ দাদা, बस इतना ही। এক্সপেন্সেস বাদ দিতে হবে তো। यस, सिंपल है। अब क्या है, शुगर केन को प्रोडक्शन करने के बाद कहाँ लाया जाता है, फैक्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री, अरे शुगर वाला फैक्ट्री, जैसे धामपुर शुगर वाले हैं, ये सब फैक्ट्री है इन लोगों का, चीनी बेचते हैं बना के, ठीक है। शुगर केन का मिल है, ये देखो शुगर केन मिल्स धामपुर शुगर, बड़ा फेमस है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, कोई छोटा मोटा नहीं है, एक्सपोर्ट भी बहुत करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप शुगर केन बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, इसको फैक्ट्री में लाओगे। चलो एक फैक्ट्री बिल्ड करते हैं, जल्दी फैक्ट्री बना लो, जल्दी जल्दी फैक्ट्री बना लो। ये रहा आपका फैक्ट्री। फैक्ट्री का एक शेड होना चाहिए। कैसा शेड लगा है सर, ऐसा वाला कर देते हैं। अरे वाह, ऐसी फैक्ट्री कोई सोचा भी नहीं होगा, डिज़ाइन क्या दिया सर। तो ये रहा आपका फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, शुगर फैक्ट्री के लिए ये शुगर केन क्या हो गया सर, रॉ मटेरियल। अरे फैक्ट्री के लिए शुगर केन क्या हो गया, रॉ मटेरियल, यस ना। अब क्या खेल है इसका, ये रूल 7 है सर। रूल 7 शुगर केन का जो हिसाब है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू से बताते हैं आपको। चलो एक पीएल बना लो सर, पीएल, शुगर इंडस्ट्री में पीएल बना लो, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से फॉर एग्जांपल आपका कुछ ओपनिंग स्टॉक है, अरे अकाउंट्स कर रहे हैं थोड़ा सा, ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख का, परचेस किया नया ली, न्यू परचेस, हाँ टू परचेस 2 लाख का, टू सैलरी, मतलब अरे एक्सपेंस करोगे ना, पेमेंट करोगे अपने एम्प्लॉय को, 2 लाख का पेमेंट किया, और कुछ अदर एक्सपेंस भी किया 3 लाख का, सेल भी किया आपने, बाई सेल, ऐसे ही होता है ना सर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दिस इज बाई सेल, कितने का 14 लाख का, ओके 14 लाख का बाई सेल। प्रॉफिट कितना कर लिया आपने, जल्दी बोलो, प्रॉफिट कितना कर लिया आप लोगों ने, 5 लाख। 5 लाख, 14 लाख से ये सब माइनस करो ना, 3 2 5 2 7 3 10, 14 लाख से 10 लाख माइनस करो तो प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख। सही किया रे मैंने, हेलो, हाँ सर। यस। तो अगर मैंने 4 लाख का यहाँ पर हो गया मेरा प्रॉफिट, तो ये जो 4 लाख आपका हुआ है, ये 4 लाख क्या है आपका, दिस इज योर बिजनेस इनकम, यस है ना। 4 लाख क्या है आपका बिजनेस इनकम, ठीक ना। तो हिसाब बड़ा सिंपल है शुगर केन इंडस्ट्री का। शुगर केन इंडस्ट्री बिजनेस की तरह सोचता है। अगर आपका शुगर केन का प्रोडक्शन भी है तो आप, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आपका खेती भी आपका फैक्ट्री भी है, तो आप खेती करके जब भी फैक्ट्री में लाओगे, सिंपल है, अगर आपका मार्केट वैल्यू 3 लाख का है और कल्टीवेशन कॉस्ट 50,000 का है, तो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा 3 लाख से 50 चला जाएगा तो 2,50,000। लेकिन अगर यही आपका फैक्ट्री में भी आप ला देते हो, तो फैक्ट्री में जो आपका बिजनेस इनकम है उसका हिसाब कहाँ से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या करेगा कि कितने का सेल कर रहे हो और क्या खर्चा किया। तो प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, ये 4 लाख आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है साहब, कि ये जो रूल था 7A 7B 8, यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज बता रहा था कि भाई 60% यहाँ जाएगा, 35% उधर जाएगा, यहाँ पर बता रहा था 75% इधर जाएगा, 25% उधर जाएगा, टी में बोल रहा था 60% 40%। लेकिन शुगर केन के केस में कोई परसेंटेज नहीं बोला है आपको। शुगर केन के केस में आपको समझ लेना पड़ेगा कि रूल क्या है। दिस इज रूल 7। रूल 7 आपको सिंपल बोलते हैं, अगर आप शुगर केन प्रोडक्शन करते हो, खेती करते हो, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है, कल्टीवेशन का कॉस्ट 50,000 का है,
तो एग्री इनकम हो जाएगा 2.5 लाख का। तो सर ये तो समझ गए, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि जिसका शुगर केन है उसका फैक्ट्री भी है, चीनी वगैरह बनाते हैं, तो जैसे ही आप उसको फैक्ट्री में लाते हो यही शुगर केन आपका रॉ मटेरियल बन जाता है, ठीक है, यही शुगर केन आपका रॉ मटेरियल बन जाता है। तो 3 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू, उसी को ओपनिंग स्टॉक कर लिए, न्यू कुछ परचेस कर लिए, कुछ सैलरी दे दिए, कुछ अदर एक्सपेंस कर लिए, प्रॉफिट हो गया 4 लाख का, 14 लाख का सेल है, तो बिजनेस इनकम हो गया आपका 4 लाख। तो ये हो गया आपका बिजनेस इनकम, ये हो गया आपका एग्री इनकम। परसेंटेज का खेल नहीं है, सिंपल बिजनेस का खेल है, लेकिन वो भी तो एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है ना सर। शुगर केन को प्रोड्यूस करना पड़ता है। अरे गन्ना खेत देखा कि नहीं देखा? अरे गन्ना खेत देखा आप लोगों ने कभी? कभी यूपी बिहार जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, शुगर केन ये देखो कुछ ऐसा देखने में होता है। हाँ, ऐसा झाड़ी होता है, पंजाब में भी होता है। हाँ सर, ऐसे झाड़ी होते हैं शुगर केन का, ठीक है। तो ये पहले खेती होगा, उसके बाद उसको फैक्ट्री में लाया जाएगा। शुगर केन कल्टीवेशन बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है आजकल, ठीक है, बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ भी बिजनेस होता है ना। तो दोनों चीज को एक साथ मिलके तब जाके आपको समझना पड़ेगा कि खेल क्या चलता है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम का बिजनेस हिसाब के साथ कनेक्ट करना। तो अगर आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आया तो डोंट वरी सर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ चीजें ऑब्वियसली डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन एग्री के अंदर ही मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया। एक रबर का क्वेश्चन दिया, लैटेक्स मतलब क्या होता है? रबर होता है, ठीक है, मतलब रबर का जो बेसिकली चीजें बनता है उसको लैटेक्स बोलते हैं सब। तो रबर से बना हुआ चीज लैटेक्स हो गया, इसका एक क्वेश्चन है, आप लोग घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये आपका एक ओवरऑल क्वेश्चन है, ठीक है, ओवरऑल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, ये ओवरऑल एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये वाला, शुगर केन वाला, घर में ट्राई मास्टर। शुगर केन इंडस्ट्री शुगर केन प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर एक एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम आपको फाइंड आउट करना है। कंप्यूट बीस बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। क्या सर ट्राई बनता है कि नहीं बनता? घर में ट्राई करोगे ना? अरे घर में ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। यस सर। तो ये जो टॉपिक है, मैं समरी नोट्स, ओके, समरी नोट्स और ये जो होमवर्क क्वेश्चंस है मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। आप लोग ये क्वेश्चंस को ट्राई करो, इसमें रबर है, एक एग्रीकल्चर है और एक शुगर केन है। नेक्स्ट क्लास और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बात भी करेंगे और साथ में इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम का बाकी और भी चर्चा है जो जारी रहेगा। आज इतना ही है सर, थोड़ा लंबा डिस्कशन था बट अच्छा लगा, समझ में आया? बोलो। दादा रिकॉर्डिंग Yes, सेव sir. করে নিন। ओके, रिकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं।